नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे टेंसर एनालिसिस जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है। तो इस वीडियो में अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन देखेंगे कि अभी तक जो जितने भी एग्जाम हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के उसमें कितने कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। फिर इस टॉपिक का जो सिलेबस अपने क्या है और इसकी जितनी भी अपने पास में बेसिक प्रॉपर्टी हैं, इसके रिजल्ट हैं, फॉर्मूले हैं या इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन इसमें कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक अपने एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड में उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो आप आराम से इसको टॉपिक को कवर कर सकते हो। पूरे में से पूरे क्वेश्चन आराम से एकदम जाते ही इजीली टिक हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं अभी तक। थोड़ा ये देखने में आपको ये इसके सिंबल वगैरह ऐसे अजीब से लगते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल चैप्टर है टेंसर, जिसमें आप आराम से दो क्वेश्चन या तीन, अभी पीजी का मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो आप ये मान के चलिए दो क्वेश्चन तो इसमें कम से कम आएंगे, दो से तीन क्वेश्चन। पिछली बार तीन क्वेश्चन आए थे तो हो सकता है इस बार तीन से चार क्वेश्चन भी आ जाए। और एकदम सिंपल सिंपल आप जाते ही टिक कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो ये छोड़ के नहीं जाना आपको। और कोई भी अगर आपको कोई कोचिंग या ऐसे बोलती है कि पीजी का सिलेबस छोड़ दो फर्स्ट ग्रेड के लिए, जरूरी नहीं है, तो वो तो मूर्खतापूर्ण काम है। क्योंकि लगभग यदि आप ग्रेजुएशन में भी जैसे कि स्टैटिक डायनेमिक्स है, पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो लगभग 30 क्वेश्चन आपको इस पीजी वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन मायने रखते हैं। और पीजी के लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकदम आप बहुत कम टाइम में डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन थ्योरी से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। यदि आप सिर्फ रिजल्ट और वो भी ध्यान में रख लेते हो, यानी ये वीडियो भी अगर आप पूरा देख लोगे तो इसके बाहर कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके वो 3 से 4 क्वेश्चन है वो लगभग सही हो जाएंगे पूरे पूरे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वीडियो देखना और इसमें जो लिखा हुआ है वो याद कर लेना। तो आपको आराम से, और ये बता दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ आपको सीखनी है और किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो भी रिजल्ट इसमें याद करने वाले हैं वो भी इसमें है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बन सकते हैं इसमें से वो भी सारे इसमें। तो शुरू करते हैं अपन। पहले 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में एक, 2015 में एक, 2018 में एक, और 2022 में इसमें से तीन क्वेश्चन आए थे इन जो पिछली फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें। और जो उसका सिलेबस है वो है, इसमें पहला ही पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंस, वेक्टर मान लो या टेंसर मान लो, क्योंकि जो टेंसर है वो वेक्टर एनालिसिस का ही क्या जनरलाइजेशन। सेकेंड ऑर्डर टेंसर, हायर ऑर्डर टेंसर, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। डिवाइड है वो टेंसर का डिफाइन नहीं है, जैसे वेक्टर में डिवाइड डिफाइन नहीं है वैसे टेंसर का भी डिवाइड है वो डिफाइन नहीं है। तो इसमें अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन और क्वेश्चन लो, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं, और कॉन्जुगेट टेंसर क्या होता है, और सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, फंडामेंटल टेंसर, और फिर एसोसिएटेड टेंसर, और लास्ट में क्रिस्टोफल सिंबल और ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। और इसके बाद में जो लास्ट बचता है अपना कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर या वेक्टर कैसे करते हैं, तो ये इसका अपना सिलेबस रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि टेंसर एनालिसिस है वो इज ए जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर एनालिसिस, यानी वेक्टर एनालिसिस का ये सामान्यीकरण है। और इसको टेंसर को हिंदी में बोलते हैं प्रदिश विश्लेषण। ये पीजी का टॉपिक है तो आपको इंग्लिश वर्ड ही इसमें ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लिखने में पीपीटी भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा ये रहता है कि फिर बाद में मतलब वर्ड है वो इधर से उधर हो जाते हैं तो मतलब सही से कवर नहीं हो पाता। तो ये इंग्लिश में ही अपन करेंगे इसको। तो ए स्केलर इज ए जीरो ऑर्डर टेंसर, जो अपने संख्याएं होती हैं स्केलर जिनमें ओनली क्या होती है डायरेक्शन, तो वो क्या होता है जीरो ऑर्डर टेंसर। ए वेक्टर इज ए फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और जो मैट्रिक्स होता है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर। यानी जो सेकंड ऑर्डर टेंसर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैट्रिक्स की तरह। मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सेकंड ऑर्डर टेंसर है। तो अपन जो सेकंड ऑर्डर टेंसर के जो रिजल्ट करेंगे वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही अपन ध्यान रखेंगे। और जो वेक्टर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है, और स्केलर है वो जीरो ऑर्डर टेंसर होता है। अपने पास में स्केलर होता है उसकी सिर्फ क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन उसकी एक ही होती है। जो टेंसर होता है उसमें क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है वो मल्टी डायरेक्शन हो सकती है, एक या दो से ज्यादा भी हो सकती है। अब आप सोच सकते हो कि शुरू में सबसे पहले आपके स्केलर यानी ओनली मैग्नीट्यूड वाली, फिर आती है कुछ ऐसी आपको मतलब मिलेगी भौतिक राशि। जैसे मान लीजिए एक पाइप है, उसमें से पानी है वो फ्लो हो रहा है, तो देखो पाइप के अंदर पानी है तो पानी का क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, कुछ उसका वेट होगा, और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी है। लेकिन क्या वो सदिश राशि थोड़ी है, वो सदिश राशि नहीं है। तो सबसे पहले अपन ने वेक्टर को डिफाइन किया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। उसके बाद में अपन ने आगे आया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है फिर भी वेक्टर नहीं है,
तो अपन ने कहा कि ऐसी राशियां जो त्रिभुज योग नियम का पालन करती है। त्रिभुज योग नियम का मतलब जैसे अपने पास में ये त्रिभुज की दो दिशाएं हैं, पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के एडिशन को दिखाता है। तो जो सी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के एडिशन को दिखाता है। तो यहाँ अपने को वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है। तो फिर इसके बाद में जो आगे डेफिनेशन आती है वो आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने पास में इनकी डेफिनेशन दी जाती है। तो उसी से अपन ने बाद में आगे क्या टेंसर एनालिसिस है, को टेंसर एनालिसिस जो अपन पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो a tensor is an entity whose components when are being transformed from one coordinate system to other obey certain transformation law। यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो कुछ नियमों का पालन करता है टेंसर एनालिसिस, उसको क्या बोलते हैं अपन टेंसर। कुछ अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन दूसरे कोऑर्डिनेट में उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं सदिश प्रदिश राशि, जो निर्देशांकों के रूपांतरण में कुछ निश्चित रूपांतरण नियम का पालन करता है। टेंसर एनालिसिस इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अपन कोऑर्डिनेट जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इस टेंसर एनालिसिस का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो मान लीजिए अपने पास में एक फ्रेम है जिसके अंदर अपने पास में कोऑर्डिनेट है x1 x2 x3 xn, और दूसरा जो फ्रेम है अपने पास में, यानी अपन इसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी फ्रेम में कर रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वहां पे अपने पास में जो पॉइंट है वो है x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम और x1 x प्राइम n। तो जो अपने पास में सेकंड फ्रेम वाले जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से रिलेटेड है कि जो φ1 है x1 प्राइम है वो अपने पास में फंक्शन है किसका x1 x2 x3 xn। ऐसे ही xn प्राइम है वो किसका फंक्शन है x1 x2 x3 और xn का। तो जो ये अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यदि अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं इसके रिस्पेक्ट में j के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता ही आपने पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए फंक्शन है f x और y का फंक्शन है, इसका यदि आप डेरिवेटिव करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में dx, प्लस फिर पार्शियल डेरिवेटिव आप कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में फिर dy। तो इस तरीके से अपन पार्शियल डेरिवेटिव में आपने चैन पढ़ी होगी। जैसे मान लो इसका यदि t के रिस्पेक्ट में करना होता है तो अपन क्या करते हैं पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते x के रिस्पेक्ट में, फिर x का करते t के रिस्पेक्ट में, और फिर y का करते यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में। तो वैसे यदि अपन को इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना है j के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव x प्राइम j अपॉन x1, फिर x1 का कंप्लीट कर दिया, फिर अपने पास में इसी तरीके से इसका अपन, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किसका है x1 x2 xn का है, तो सबसे पहले इसका अपन x1 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर x1 का किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे जिसके भी सापेक्ष अपन कर रहे हैं उसके। तो ये किसके बराबर हो गया, जब आप इसको समेशन में लिखोगे तो समेशन i बराबर 1 से n डेल x प्राइम j अपॉन डेल x j i इंटू डी एक्स आई, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो किसका है x1 x2 x2 n का फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन x1 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, फिर x1 का कंप्लीट, फिर उसके बाद में x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x2 का कंप्लीट। तो ये आपको फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है, और ये एक बार शायद ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है, या तो कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है या अपने पास में जो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में होता है उसमें पूछा गया। तो ये आपको ध्यान में रखना। जो भी इंडेक्स अपने पास में रिपीट होती है उसको अपन बोलते हैं डमी इंडेक्स। जो भी इंडेक्स अपने पास में समेशन के अंदर रिपीट होती है उसको अपन बोलते हैं डमी इंडेक्स, और जो इंडेक्स है वो रिपीट नहीं होती है उसको अपन बोलते हैं फ्री इंडेक्स। अब देखो ये फ्री इंडेक्स क्या है और डमी इंडेक्स क्या है, ये इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो इंडेक्स है वो डमी इंडेक्स है और कौन सा जो इंडेक्स है वो अपने पास में रिपीटेड इंडेक्स है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं विस्तार से कि एक गिवन इंडेक्स में अपीयर आइदर वंस और ट्वाइस इन ए सिंबल ग्रुप। जो भी अपने पास में अपने को एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो इंडेक्स है वो या तो रिपीट होगी वन टाइम या ट्वाइस टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उनको पता करते हैं। यदि कोई भी इंडेक्स है वो एक बार अपने पास में उसके अंदर आ रही है तो इंडेक्स कहलाता है फ्री इंडेक्स, और यदि जो इंडेक्स है वो अपने पास में दो बार आ रहा है तो वो इंडेक्स कहलाता है डमी इंडेक्स, यानी उस पर अपन समेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने मतलब ये कि जो एक बार जो समेशन है, एक बार जो अपने पास में इंडेक्स काम में लिया हुआ है, जैसे आई एक बार काम में लिया हुआ है तो इसका मतलब जो आई है वो कैसा है फ्री इंडेक्स है, वो डमी इंडेक्स नहीं है। और यदि दो बार आ रहा है इसका मतलब वो डमी इंडेक्स है, यानी वो रनिंग करेगा। आई की वैल्यू है मान लो जैसे आई दो बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब आई की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जा रही है,
जैसे आप देखो एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यहाँ पे देख सकते टी आई जे वी आई जे, तो देखो आई भी कितनी बार हो रहा है 2 बार और जे भी कितनी बार हो रहा है 2 बार, यानी दोनों ही कैसे हैं डमी इंडेक्स हैं। तो आप इस पे समेशन अप्लाई कर सकते हो कि टी आई जे में जो जे है वो कहाँ से जाएगा 1 से लेके एन तक जाएगा, और आई है वो भी कहाँ से लाया जाएगा 1 से लेके एन तक जाएगा, यानी दोनों क्या है डमी इंडेक्स है, यानी दोनों क्या हो रहे हैं। तो इसलिए अपन पे क्या कर सकते हैं समेशन अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ये फ्री इंडेक्स होते, जैसे मान लीजिए अपने पास में वी आई इंटू ए आई जे, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आई है वो कितनी बार आ रहा है 2 बार, इसका मतलब जो आई है वो तो कैसा हो गया डमी इंडेक्स, यानी इस पे अपन समेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आया 1 बार, तो ये क्या है फ्री इंडेक्स है, यानी इस पे समेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो यदि इसको अपन समेशन के रूप में लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे वी आई ए आई जे, यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है, ये इसका क्या होगा आइंस्टीन समेशन है उसमें लिखने का तरीका होगा। यानी जो डमी इंडेक्स होता है उस पर अपन समेशन अप्लाई करते हैं, जो फ्री इंडेक्स होता है उस पर समेशन अप्लाई नहीं करते हैं। और समेशन डमी इंडेक्स जो 2 बार रिपीट हो रहा है 2 बार आ रहा है तो उसका मतलब वो क्या है रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा है डमी इंडेक्स। जो रिपीट नहीं हो रहा है सिंगल बार है वो कैसा है फ्री इंडेक्स है। और आगे देखो अपन और थोड़ा इसको समझते हैं कि जो समेशन कन्वेंशन या आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, तो अपन ने जो नॉर्मल अपने पास में अपन इक्वेशंस पढ़ते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn बराबर b1, ये अपने पास में n इक्वेशन है। जब इसको अपन मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं तो आपको पता ही होगा ये b1 और ये इधर साइड में लिखते हैं, और ये जो ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनता है a1 a12 इनको लेके। तो देखिए यहाँ पे आप यदि मैं लिखता हूँ पहली रो को लिखता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में सारी है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 1 से लेके n तक जा रही है, तो मैंने लिख दिया ai 1 x1 प्लस ai 2 x2 प्लस ai n xn बराबर bi, यानी अब मैं आई की वैल्यू यहाँ से 1 से लेके n तक रन करा दूंगा तो मेरे पास में ये सारी इक्वेशन आ जाएगी। आई की वैल्यू मैं इसमें 1 रखूंगा तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, आई की वैल्यू इसमें 2 रखूंगा तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, आई की वैल्यू मैं n रखूंगा तो मेरे पास में nवी इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने समेशन किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को आई पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आई की जो वैल्यू है ए आई जे एक्स जे बराबर, अब मैं यदि जे पे समेशन रन करवा देता हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कौन से मिलेंगे, नहीं यहाँ पे आई पे समेशन होगा ना, क्योंकि आई की वैल्यू अपने पास में कहाँ तक जा रही है, आई की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n तक। तो जैसे ये अपन रखेंगे तो वो अपने पास में जैसे आई की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो मेरे पास में आ गया a1 जे एक्स जे प्लस a2 जे एक्स जे, फिर इसमें जे की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तब तो मेरे को मिल जाएगी पहली इक्वेशन, जे की वैल्यू 2 रखूंगा तो मिल जाएगी दूसरी इक्वेशन, और जे की वैल्यू 3 n रखूंगा तो लास्ट वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो जो समेशन अप्लाई करते हैं अपन वो कौन सी करते हैं, जो इंडेक्स रिपीट हो रही है बार बार। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये है a1 के b1 प्लस a2 के b2 प्लस ये, तो देखो आप देख रहे होंगे कि 1 है वो यहाँ भी 1 है तो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ 2 आ गया यहाँ n आ गया, यानी इसकी अपन इसको जब अगर आइंस्टीन समेशन रूप में लिखते हैं तो अपन लिखेंगे a i b i, जो k है वो तो देखो सब जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी k है यहाँ पे भी k है यहाँ पे भी k है, तो k पे समेशन नहीं लगेगा, k कैसा है फ्री इंडेक्स है। जो डमी इंडेक्स है वो कौन सा है i, और देखो जब अपन टेंशन में लिखते हैं तो यहाँ पे समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समेशन यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से जाएगी 1 से लेके n तक, तो ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये आई डमी इंडेक्स है तो अपन खुद ही समझ जाएंगे कि आई की वैल्यू कहाँ से जा रही है 1 से लेके n तक जा रही है, और आई कैसा है डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है इसका मतलब इस पे समेशन अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे अपन जो टेंसर पढ़ेंगे इसमें यहाँ ये समेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समेशन नहीं लिखते अपन, ये तो खुद से अंडरस्टूड है कि अपने पास में यदि डमी इंडेक्स है तो वो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक ले रहा है। अब देखो यहाँ अपन लिख रहे हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, यदि इसको अपन को समेशन रूप में लिखना है आइंस्टीन समेशन में तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो a1 का स्क्वायर का मतलब a1 गुणा a1, a2 का स्क्वायर का मतलब a2 गुणा a2, तो देखिए यहाँ पे 1 1 है यहाँ पे 2 2 है, इसका मतलब दोनों जो ये आई इंडेक्स है वो कैसा है डमी इंडेक्स है, तो अपन इसको लिख देंगे ए आई, और आई की वैल्यू कहाँ जाएगी 1 से लेके 3 तक, तो देखिए 1 1 रखेंगे तो a1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, और 3 3 रखेंगे तो तीसरा आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए अपने पास में ये है सिग्मा आई के एन के, तो यहाँ देख रहे हो के कैसा हो रहा है रिपीट हो रहा है 2 बार, तो के कैसा हो गया रिपीटेड इंडेक्स या डमी इंडेक्स, और जो आई है वो कैसा हो गया फ्री इंडेक्स। मैं इस पे बार बार इतने एग्जांपल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डमी इंडेक्स है और कौन सा फ्री इंडेक्स है, ये आप समझ सको। इसके बाद में अपने पास में आता है क्रोनेकर डेल्टा।
तो ये ऑर्डर 2 का टेंसर होता है क्रोनेकर डेल्टा। ये अपने पास में किस तरीके से डिफाइन होता है कि डेल्टा जे से आई, ये इसकी वैल्यू 1 होती है जब आई और जे दोनों बराबर हो, और यदि दोनों बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। और जो ये डेल्टा आई जे है ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर होता है। अब ये ऑर्डर ऑफ टेंसर क्या होता है ये आगे अपन पढ़ेंगे। और ये मिक्स टेंसर होता है, ये मिक्स टेंसर क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि अपन मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं, तो मैट्रिक्स के लिए अपने पास में आप आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है, जैसे 3x3 के मैट्रिक्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं, क्रोनेकर डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो विकर्ण वाले जो अवयव होते हैं डायगोनल वाले, इसमें क्या होता है आई और जे दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू जे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 1। और बाकी सब में आई और जे इक्वल नहीं है तो वहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो क्रोनेकर डेल्टा है वो भी इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पे अपने पास में क्रोनेकर डेल्टा आएगा। तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू निकालना अपने को आनी चाहिए। ये वैल्यू 1 होती है जब आई और जे दोनों बराबर हो, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अपन जो भी कैलकुलेशन करेंगे वहाँ देखेंगे कि जब ये इंडेक्स दोनों बराबर होंगी तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज जो जितने भी केस उनमें 0 होती है तो अपन उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए अपने पास में, मेरे पास में ऐसे आता है डेल्टा जे आई इंटू ए आई, ये आ जाता है। तो मेरे को पता है कि ये जो डेल्टा है इसकी वैल्यू 1 एक ही केस में होगी, सिर्फ और सिर्फ जब आई बराबर किसके हो, जे के। बाकी का केस जितने भी होंगे उनमें सब में 0 होगी। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा आई इंटू ए आई। और ये वैल्यू आई और आई बराबर होते हैं, वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए आई के बराबर आ जाएगी। ये कैलकुलेशन करना सीखना है क्योंकि ये आगे अपने पूरे टॉपिक में काम आने वाला है। तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है जब आई और जे दोनों क्या हो, बराबर। जैसे कि मान लीजिए अपने को डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे समेशन, तो देखो इस चैप्टर में मैंने बता दिया कि डमी इंडेक्स है तो उसका समेशन तो रनिंग हो ही रहा है, अपने को लिखने और दिखाने की जरूरत नहीं। तो देखो आई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार तो नीचे है और एक बार ऊपर है, यानी आई कैसा है, डमी इंडेक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है। तो 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर एन, तो ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे समेशन क्यों नहीं लगाया, तो बता दिया ना, टेंसर में समेशन है, डमी इंडेक्स में नहीं लगाते अपन, वो खुद ही समझना है। तो ये सेम, दोनों सेम हो गया आई जे, तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ भी सेम है तो 1 1 1 1 कितनी बार, एन बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एन। ऐसे मान लीजिए डेल्टा आई जे ए जे की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अपने को पता है डेल्टा है वो कब होता है, एक, जब आई और जे दोनों क्या हो, बराबर हो। तो मेरे को आपने क्या रख दिया, मैंने जे की जगह आई रख दिया, तो डेल्टा आई आई इंटू ए आई। और डेल्टा आई आई में अंदर आई और आई क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 हो गई। तो ये 1 गुणा ए आई, तो ये ए आई के बराबर आ गया। तो इस तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे बराबर कितना होता है, डेल आई इंटू डेल आई और नीचे जे। अब देखो ये कैसे हुआ, आपको पता है कि जो आज अपने पास में सारे एक्स आई है वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। जैसे अपन वेक्टर में पढ़ते हैं तो अपने आपने पढ़ा होगा कि ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। तो वैसे ही जो अपन एन डायमेंशनल में पढ़ते हैं तो ये x1 x2 xn है, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब यदि एक्स आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो एक्स आई x1 है वो अपने पास में क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका x की पावर 3 के रिस्पेक्ट में अगर अपन डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। क्यों, ये तो x1 है वो तो डिपेंड ही नहीं करता x3 पे, यानी इसके अंदर x1 है ही नहीं, तो x1 नहीं है तो ये x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई फंक्शन है एक्स वाई स्क्वायर, अब इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, डेल जेड के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इसमें डेल जेड है, जेड है ही नहीं, ये जेड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यदि डेल x1 का अपन x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब अदर केस में जब आई और जे बराबर नहीं है तब तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0, और सेम होती है तो वैल्यू कितनी होती है, 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, क्रोनेकर डेल्टा के बराबर होती है। ऐसे ही बाहर वाला है, इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर होती है, क्रोनेकर डेल्टा के बराबर होती है। तो बाहर वाला क्या है, ये दूसरे फ्रेम में अपने पास में x1 बार x2 बार, ये दूसरे फ्रेम में क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। दूसरे फ्रेम में भी ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ही होंगे, तो इनका भी डेरिवेटिव का सिस्टम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो 0 होती है जब आई और जे बराबर नहीं हो, आई जे बराबर हो तो वैल्यू किसके बराबर होती है, 1। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने दोनों ही। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में क्वेश्चन है कि डेल्टा आई जे और डेल्टा के जे बराबर, तो देखिए यहाँ पे आप डमी इंडेक्स क्या है, जे है, क्योंकि जे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो जे कैसा हो गया, डमी इंडेक्स।
और अपने पास में जो आई और के है वो डमी इंडेक्स नहीं है, वो फ्री इंडेक्स है। देखो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जे का समेशन रन करवा दो तो 1 1 लिख दिया, फिर 2 2 लिख दिया और एन एन लास्ट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अपन जब आई की वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है यानी आई के बराबर नहीं होगी तब कितनी होगी 0। जब आई के बराबर होगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अदर केस में सारों में इसकी जो क्रोने का डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो जब आई की वैल्यू आई के बराबर होगी तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वैल्यू 1 होगी तो अपने पास में बच क्या गया यहाँ पे समेशन सॉरी क्रोने का डेल्टा आई के। तो ये किसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, क्रोने का डेल्टा आई के बराबर आ जाएगी भाई। अदर केस में तो वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। क्रोने का डेल्टा की वैल्यू सिर्फ आई बराबर आई पे ही क्या होती है 1 होती है। तो मैंने ये समेशन अप्लाई कर दिया डमी इंडेक्स पे और उसकी कैलकुलेशन बाकी केस में 0 हो रहा था और सिर्फ आई बराबर आई पे इसकी वैल्यू 1 थी। ऐसे ऐसे ही मान लीजिए मेरे को डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल एक्स प्राइम आई इंटू ये अपने को दिया हुआ है। देखिए इन दोनों को क्रोने का डेल्टा के रूप में लिख लेंगे अपन। क्रोने का डेल्टा इसका पहले का लिखेंगे तो अपन ये हो जाएगा क्रोने का डेल्टा जे आई, दूसरे का क्रोने का डेल्टा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई के। तो ये जो पीछे वाला जो अपन ने अभी एक्सप्रेशन सॉल्व किया उसके बराबर हो गया और उसकी कैलकुलेशन किसके बराबर आती है क्रोने का डेल्टा जे आई के बराबर। यानी जो ये फ्री इंडेक्स आते हैं ये अपने पास में आ जाएंगे, डमी इंडेक्स है वो कैंसिल हो जाएगी। क्यों, ये अपन ने पीछे प्री एक्सप्रेशन का प्रूफ देखा। ये अब ये क्वेश्चन आता है कि इफ ए अल्फा एक्स की पावर अल्फा वाई बीटा बराबर 0 है फॉर ऑल वैल्यू रोज x1 x2 xn के लिए, तो सो दैट ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर 0। यह अपना यहाँ से आपको ये भी बोल सकता है कि जो इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये आपको क्वेश्चन में मतलब अलग अलग ऑप्शन बना के दे सकते हैं। या मान लीजिए आपको दे देगी ये सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वहां से आप बता दोगे ए आई जे की वैल्यू कितनी होगी 0। इसकी सिमेट्रिक दे दे तो ये किसके बराबर होगा माइनस के, तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही होगी। तो वो क्वेश्चन में इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे अपन। तो देखिए ये अपने को दे रखा है कि ए अल्फा एक्स अल्फा वाई बीटा बराबर कितना है 0, ये तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स आई के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही मैं एक्स आई के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले मेरे को मैं एक्स अल्फा को कांस्टेंट रखता हूं और जो वाई बीटा है उसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं। तो ये किसके बराबर हो गया, डेल बीटा अपॉन क्रोने का डेल्टा बीटा आई के बराबर हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स बीटा को अपने पास में क्या रख लेता हूँ, फिर ये एक्स अल्फा है ये वाई बीटा है, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा क्रोने का डेल्टा। अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हो गया क्रोने का डेल्टा की वैल्यू अपने को पता ही है कि आई बराबर किसके होगा, जब बीटा है वो किसके बराबर होगा आई के, तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अदर केस में 0। ये जो क्रोने का डेल्टा है इसकी जब ये आई की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अल्फा के बराबर होगी, उस केस में क्या होगा, अल्फा आना चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू 1 होगी क्रोने का डेल्टा की उस केस में। तो ये यहाँ से 1 होगी, उस केस में ये हो गया एक्स की पावर अल्फा ए अल्फा आई, यानी बीटा किसके बराबर हो गया आई के, और यहाँ पे हो गया ए आई यानी अल्फा किसके बराबर हो गया आई के, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से ये ए आई बीटा एक्स बीटा होगा, ठीक है। अब इसका डबल दोबारा मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, डेल यानी एक्स जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मैंने दोबारा कर दिया। दोबारा करेंगे तो वही पहले अपन को इस पे इसका अपन ने डेरिवेटिव किया तो ये आ गया क्रोने का डेल्टा अल्फा जे, और इसका अपन डेरिवेटिव किया तो ये आ गया क्रोने का डेल्टा बीटा जे। और ये आपको पता ही है कि जब अल्फा की वैल्यू जे के बराबर होगी तब ये वैल्यू कितनी होगी 1, अदर केस में 0। और ये जे है वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, उस केस में 1, अदर केस में 0। तो ये किसके बराबर आ गया, ए जे आई प्लस ए आई जे बराबर 0। तो ये यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास में अल्फा किसके बराबर होगा आई के बराबर होगा तब ये 1 होगा, और ये बीटा बराबर जे के बराबर होगा तब ये वैल्यू 1 होगी, अदर केस में तो 0 होगी क्योंकि वहाँ दोनों बराबर नहीं। अब अपने पास में आता है कोवेरिएंट टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर, या फर्स्ट ऑर्डर का बोल दो या फर्स्ट रैंक का बोल दो। तो अभी कंसीडर ए सेट ऑफ n क्वांटिटीज ए आई in a system of variables xi or another quantities have the values a bar j in another coordinate system of variable x bar j। यानी कि फर्स्ट जो अपने पास में फ्रेम है उसके अंदर तो ये xi कोऑर्डिनेट की
क्वांटिटीज है अपने पास में ए आई, और दूसरा जो है कोऑर्डिनेट अपने पास में, उसमें एक क्वांटिटी अपने पास में ए बार जे। तो ये यदि अपने पास में इस कोवेरिएंट लॉ को फॉलो करती हैं कि ए बार पी बराबर डेल डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स क्यू इंटू ए क्यू, तो अपने पास में जो ये ए क्यू है उसको अपन बोलते हैं कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोवेरिएंट जो टेंसर होता है उसको अपन सुपर स्क्रिप्ट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी जो भी अपने पास में क्वांटिटी है उसके ऊपर अपन पावर के रूप में लिखते हैं, यानी सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं, उसको तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है। और देखिए ये भी अपने पास में ये दो फ्रेम है, एक ये वाली फ्रेम है और एक ये वाली फ्रेम, इसमें अपने पास में एक्स आई है और इसमें एक्स आई बार है। तो देखिए ये अगर इसके रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं तो भाई इस फ्रेम का इसके रिलेटेड भी होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास में x बराबर आर कोस थीटा है, y बराबर आर साइन थीटा। जब अपन 2D में पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट का ये पोलर में और इनमें रिलेशन ही होता है। तो इसी तरीके से अपने पास में आपको पता है थीटा बराबर किसके होता है, टेन इनवर्स y अपॉन x, और r किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अपन x वाले से r वाले और थीटा में जा सकते हैं और r थीटा से वापस किस में आ सकते हैं, y एक्स में। तो यदि अपने पास में अपन एक्स आई से एक्स बार में जा रहे थे और एक्स बार वाले से एक्स आई में आ रहे हैं, तो ये ए आर बराबर किसके हो जाएगा, डेल एक्स आर अपॉन डेल एक्स प्राइम पी इंटू ए बार पी। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये अपन मतलब एक्स आई से पहले एक्स बार में जा रहे थे, एक्स बार से एक्स आई में आ रहे थे, तो दोनों ही अपने पास में क्या है, ये कोवेरिएंट टेंसर है। आपको तो बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सुपरस्क्रिप्ट में अपन डिनोट करते हैं उसको अपन बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, सॉरी ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बोलते हैं। और जब अपन सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर, यानी ऊपर पावर में लिखा है तो कॉन्ट्रावेरिएंट, और जब नीचे अपन ने लिख रहा है तो उसको बोलते हैं कोवेरिएंट टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर का जो कोवेरिएंट लॉ है वो किस तरीके से डिफाइन होता है कि ए बार पी बराबर डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार पी इंटू ए क्यू। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सब स्क्रिप्ट से अपन किसको डिनोट करते हैं, कोवेरिएंट टेंसर को डिनोट करते हैं। फिर आता है सेकंड ऑर्डर का टेंसर। तो जो सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अपने पास ऑर्डर उसका कितना होगा, 2। तो ये ए बार के एल किसके बराबर हो जाएगा, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स जे इंटू ए आई जे। जब ए आई जे है वो किसमें क्वांटिटी है, एक्स आई जे वाले के अंदर, और ये अपने पास में बाहर वाले दूसरे फ्रेम में अपने पास में उनको डिनोट करने का तरीका। तो ये जो ए आई जे है वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाता है। इसी तरीके से कोवेरिएंट जो टेंसर होगा उसमें अपन सब स्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, आई जे, और जो कॉन्ट्रावेरिएंट होगा उसमें अपन, यानी जो भी अपने पास क्वांटिटीज होती है उसमें ऊपर अपन जो भी लिखते हैं वो तो होती है अपने पास में कॉन्ट्रावेरिएंट, और जो नीचे लिखते हैं वो होती है कोवेरिएंट। यदि ऊपर अपने पास में 2 संख्या है इसका मतलब उनका ऑर्डर 2 हो जाएगा, 3 है इसका मतलब 3 हो जाएगा, 4 है तो उसका 4 हो जाएगा, और नीचे अपने पास में 1 है तो उसका ऑर्डर 1 कोवेरिएंट टेंसर हो जाएगा, 2 है तो 2 कोवेरिएंट हो जाएंगे, 3 है तो 3। एक आता है मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी उसमें अपने पास में कोवेरिएंट टेंसर भी है और कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर भी है। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर दोनों उसमें है, तो उसको अपन बोलते हैं मिक्स टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। यानी उसमें एक जो अपने पास में इंडेक्स होगा वो होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट का, और एक जो इंडेक्स होगा वो होगा को वेरिएंट का। तो यहाँ पे जो के है वो क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट है, और एल है वो किसका इंडेक्स है, को वेरिएंट का। ये किसके बराबर होता है, डेल एक्स बार के इंटू डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एल इंटू ए आई जे। तो जो ये ए आई जे है वो क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर का मिक्स टेंसर कहलाता है। यहाँ पे जो आई इंडेक्स है वो कॉन्ट्रा वेरिएंट का है और जो जे है वो कोवेरिएंट का टेंसर है। ऐसे ही मान लीजिए मैं अपने पास में लिखता हूँ ए आई जे और एल एम। तो आप देख रहे होंगे ये 2 इंडेक्स है वो किसकी है, कॉन्ट्रा वेरिएंट की है, 2 है वो किसकी है, कोवेरिएंट की। तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 2 और 2 4। तो ये 4 ऑर्डर का क्या है, मिक्स टेंसर है, जिसके अंदर 2 ये। और ऐसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ए आई जे के और एल। तो यहाँ पे देखो ऊपर 3 है, यानी ये 3 तो क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट है, और नीचे 1 है तो वो क्या है, कोवेरिएंट है। यानी ये 4 ऑर्डर का क्या है, मिक्स टेंसर है, जिसमें 3 जो इंडेक्स है वो किसकी है, कॉन्ट्रा वेरिएंट की है, और एक जो इंडेक्स है वो किसकी है, कोवेरिएंट की है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट क्या। ऐसे ही अपन हायर ऑर्डर के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन ने 2 ऑर्डर का डिफाइन किया था वैसे 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं और 5 का भी। उसमें अपन कॉन्ट्रा वेरिएंट डिफाइन कर सकते हैं, को वेरिएंट डिफाइन कर सकते हैं और मिक्स टेंसर डिफाइन
कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें आपको ये दिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी ये तो नॉर्मली जैसे अपन ने पहले एक ऑर्डर का किया, फिर 2 ऑर्डर का, फिर वैसे 3 ऑर्डर का, एन ऑर्डर के लिए अपन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये अपने को ज़्यादा इसमें कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब ये रखना है कि ऊपर वाली जो पावर है वो किसको दिखाती है, कॉन्ट्रा वेरिएंट को, और नीचे वाली जो है वो किसको दिखाती है, कोवेरिएंट को। और जो अपने पास में उनकी रैंक होती है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो उसकी रैंक हो जाती है। यदि कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों है तब तो वो मिक्स टेंसर होगा, सिर्फ कॉन्ट्रा वेरिएंट है तो वो कॉन्ट्रा वेरिएंट होगा, सिर्फ कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट होगा। अभी तक की लाइन में आपको यही ध्यान रखना है, और समेशन ओपन करना आपको आना चाहिए, कौन सा डमी इंडेक्स है और कौन सा, और क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है, बस इतना पता है आपको तो अभी तक की चीज़ों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है वो कंपोनेंट्स आर कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर। अपन जो वेलोसिटी होती है और एक्सीलरेशन होता है वो किसके होते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट के कंपोनेंट होते हैं। भाई अपने पास में जैसे एक्स और वाई दो हैं तो अपन उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे टीट का और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो वी बार आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी बार आई अपॉन डेल एक्स वन। यहाँ एक्स वन तो किसको दिखा रहा है, एक्स को, डेल एक्स, फिर डी एक्स वन का डी टी प्लस डेल वी बार आई का डेल एक्स टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वाई, डी एक्स टू इंटू डी टी। भाई अपन जो 2D में क्या दिखाते हैं, एक्स और वाई से दिखाते हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया एक्स वन, इसको एक्स टू। 3D में एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो गया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। ऐसे ही एन होगा तो ये कहाँ तक चला जाएगा, एक्स एन तक। तो यहाँ से जो एक्स वन है वो किसको दिखा रहा है, एक्स को, और एक्स टू क्या दिखा रहा है। तो ये देखो आप, आपको बताइए कि ए वन और ये ए टू क्या है, कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर ही तो है। ऊपर क्या आ रहा है, ये सुपर स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। दूसरा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर। जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। द ट्रांसफॉर्मेशन, जो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए कोवेरिएंट वेक्टर इज ट्रांजिटिव। यानी अपने पास में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है ये कैसा होता है, ट्रांजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर फ्रॉम ए ग्रुप फॉर्म ए ग्रुप, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेंसर पोजेस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप ग्रुप बनाता है, जो भी अपने पास में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ भी अपने पढ़ा था, कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट, ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप फॉर्म करता है तो इसके पास आइडेंटिटी भी होगी, आइडेंटिटी होगी, ये एसोसिएटिव नियम का फॉलो करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, और इसके अंदर यूनिक क्या होगा अपने पास में, इनवर्स होगा। तो ये किसको फॉलो करता है, ये ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो करेगा ही करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ वो क्या बनाता है कि ग्रुप फॉर्म करता है, यानी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू होती है। वैसे थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, if all the component of a tensor in one coordinate system are zero at a point then they are zero at this point in every coordinate। यानी किसी एक, यदि अपने पास में जो भी फ्रेम ले रहे हैं अपन उस कोऑर्डिनेट के अंदर, यदि किसी पॉइंट पे ये जीरो है तो उस पॉइंट पे बाद में अपन किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो वहां भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। तो ये टेंसर इक्वेशन होल्ड इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट होल्ड इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक इक्वेशन है वो अपने पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि फॉलो होती है तो दूसरे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो वहां भी ये फॉलो होगी, कोई भी अपने पास में टेंसर की इक्वेशन हो। क्योंकि जो टेंसर है ये किसका टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है। जब ये आइंस्टीन की अपने पास में रिलेटिव वाली जो थ्योरी चल रही थी उसी के अंदर उसने डिफरेंट डिफरेंट जो अपने पास में सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम थे उनके अकॉर्डिंग उसने अलग अलग इक्वेशन दी थी, तो वहीं पे उसने क्या किया था, टेंसर का यूज किया था। तो वहाँ पे जो टेंसर होते हैं वो एक यदि सिस्टम में लग रही है तो फिर वो आगे दूसरे सिस्टम में भी सेम टू सेम वैसे की वैसे ही वो फॉलो करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि एक जगह जीरो हो गया तो वो फिर अदर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाओ वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। या कोई इक्वेशन टेंसर की एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लागू है तो वो दूसरे में भी लागू होगी। भाई यदि दूसरे में मान लो वो दूसरी डिफरेंट टाइप की आ गई, तीसरे में वो लागू नहीं हो रही, चौथे में हो रही है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगी, तो फिर अपन उसका स्टडी करेंगे कैसे। अब आता है रैंक एंड ऑर्डर ऑफ द टेंसर। यदि कॉन्ट्रा वेरिएंट है, कॉन्ट्रा वेरिएंट को अपन लिखते हैं पावर में, यानी ए की पावर में जो भी लिखा हुआ होता है वो कैसा होता है, कॉन्ट्रा वेरिएंट। तो जो जब अपन सिस्टम में इसको लिखते हैं कोमा लगा के कि एक्स कोमा वाई, तो जहाँ पे ये पहले लिखा होता है ये तो होता है कॉन्ट्रा वेरिएंट, कॉन्ट्रा वेरिएंट, और जो दोबारा होती है वो होती है को वेरिएंट वाई। तो यदि ये कॉन्ट्रा वेरिएंट है पी ऑर्डर का तो इसको लिख देंगे पी। भाई इसमें को वेरिएंट तो है ही नहीं, तो को वेरिएंट की तो रैंक कितनी हो जाएगी, जीरो। और यदि सिर्फ कोवेरिएंट टेंसर है
तो कॉन्ट्रावेरिएंट का तो ऑर्डर कितना हो गया 0 और कोवेरिएंट का कितना हो गया q। और मिक्स टेंसर है तो उसमें अपन ये हो जाएगा पी क्यू। पी तो हो जाएगा उसका कॉन्ट्रावेरिएंट और क्यू है वो क्या हो जाएगा उसका कोवेरिएंट इंडेक्स। यानी ये जो है अपने पास में जैसे ए आई जे के एल एम ये लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्ट्रावेरिएंट कितना हो गया 3, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 3 और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये हो जाएगा 3,2 का मिक्स टेंसर। और इसकी टोटल जो कोटी होगी यानी ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। यानी सारे इंडेक्स को अपन जोड़ लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसके ऑर्डर के बराबर आ जाएगा। जिसमें 3 जो इंडेक्स है वो किसकी है, कॉन्ट्रावेरिएंट की है, और जो 2 इंडेक्स है वो किसकी है, कोवेरिएंट की है। जैसे ए आई जे के इसकी हो गई 3,0 तो ये 3 रैंक का हो गया। ए आई जे है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेरिएंट है 2 तो ये 2 रैंक का कोवेरिएंट आंसर हो गया। ए के एल एम आई जे ये किसका हो गया 5 रैंक का मिक्स टेंसर हो गया। यदि कोई टेंसर 0 रैंक का है तो उसको अपन बोलते हैं इनवेरिएंट टेंसर या स्केलर। अभी आपको बताया था स्केलर होता है वो 0 रैंक का टेंसर अलग है और 0 टेंसर है वो अलग है। दोनों में क्या है डिफरेंस होता है, 0 टेंसर अलग है और 0 रैंक अलग है। 0 रैंक का मतलब तो वो स्केलर है। यदि किसी टेंसर की रैंक 0 है इसका मतलब वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आता है इक्वल टेंसर। तो 2 टेंसर हैं वो इक्वल कहलाते हैं इफ वो सेम रैंक और सेम टाइप के हो, कंपोनेंट वाइज इक्वल। जैसे अपने पास में अपन कोई भी 2 सदिश हैं ए वेक्टर और बराबर बी वेक्टर, ये भी किसका है वेक्टर का ही तो क्या है जनरलाइजेशन है। तो 2 वेक्टर बराबर है तो उसमें क्या होता है आई वाला कंपोनेंट आई वाले के बराबर होता है, जे वाले का जे के बराबर होता है और के वाले का के के बराबर होता है। तब वो अपने पास में क्या कहलाते हैं इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। वैसे टेंसर में इक्वल कब होंगे, जब वो सेम रैंक होगी, यानी रैंक उसकी कॉन्ट्रावेरिएंट अगर 2 है तो अगले की भी कॉन्ट्रावेरिएंट 2 ही होगी, और यदि उसकी कोवेरिएंट 3 है तो अगले की भी कोवेरिएंट कितनी होगी 3 ही होगी। यानी उनकी सेम रैंक होनी चाहिए, तभी आप उनको क्या कह सकते हो इक्वल कह सकते हो। ऐसे नहीं है कि मान लीजिए एक की अपने पास में कॉन्ट्रावेरिएंट आई है और ए आई है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है ये कोवेरिएंट, इन दोनों को आप इक्वल नहीं कह सकते, कभी भी इनमें कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टेंसर अलग है और ये टेंसर अलग है। ये जब आप करते हो तो उसके लिए रैंक है वो कैसे होनी चाहिए सेम, और जो टेंसर है वो कैसे होनी चाहिए सेम टाइप की होनी चाहिए। यानी या तो कॉन्ट्रावेरिएंट है तो अगला कॉन्ट्रावेरिएंट होना चाहिए, कोवेरिएंट है तो दूसरा भी कोवेरिएंट होना चाहिए, और यदि पहला मिक्स टेंसर है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए मिक्स टेंसर होना चाहिए, और उनकी रैंक भी सेम होनी चाहिए और कंपोनेंट वाइज वो इक्वल है, तब अपन बोल सकते हैं कि वो इक्वल टेंसर है। फिर आता है अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी टेंसर करते हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब दोनों टेंसर कैसे होने चाहिए सेम रैंक और सेम टाइप के होने चाहिए। यानी रैंक अलग अलग है तो फिर आप उनका एडिशन और उनका डिफरेंस नहीं कर सकते, उनका आप ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों की रैंक सेम टाइप की हो और सेम ही वो टाइप के, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट हो, कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट हो, और मिक्स टेंसर हो तो मिक्स टेंसर हो। यानी सेम टाइप के टेंसर को अपन सेम टाइप के टेंसर में ऐड कर सकते हैं अलग अलग वाले में। यानी ये कॉन्ट्रावेरिएंट का और एक कोवेरिएंट का अपन नहीं कर सकते, दोनों का टाइप कैसा होना चाहिए सेम। बस यही ध्यान आपको रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब जैसे मान लीजिए अपने को इन दोनों ये दो अपने पास में मिक्स टेंसर है ऑर्डर 3 की, इनको दोनों को ऐड करना है। तो इनको दोनों को ऐड करने का तरीका ये रहेगा कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर अपने पास में, तो ये भी अपने पास में एक टेंसर होगा जिसकी जो रैंक और वो जो है वो पहले जो अपने पास में जोड़ रहे हैं उनकी सेम होगी। यानी इसकी रैंक होगी वो अपने पास में यहाँ पे होगी CLMN, यानी इसमें 2 तो क्या होगी उसकी कॉन्ट्रावेरिएंट और एक क्या होगा कोवेरिएंट, और दोनों को ऐड करोगे तो 3, तो ये 3 रैंक का क्या है मिक्स टेंसर। और एडिशन ऑफ टेंसर है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों नियम को फॉलो करता है। जो भी एडिशन करते हैं टेंसर का वो अपने पास में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नियम का पालन करता है। आपको इसमें बस इतने लाइन ध्यान रखनी है कि सेम टाइप और सेम रैंक का होना चाहिए, और एडिशन और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी टेंसर होता है और वो भी सेम रैंक और सेम टाइप का ही होता है। बस ये लाइन आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखनी है। मल्टीप्लीकेशन आता है वो 2 टाइप का होता है, एक आउटर मल्टीप्लीकेशन और एक इनर मल्टीप्लीकेशन। आउटर जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन करते हो आप दो अपने पास में टेंसर का, तो वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम टाइप और सेम रैंक के, दोनों अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, एक कोवेरिएंट एक कॉन्ट्रावेरिएंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इनका आउटर मल्टीप्लीकेशन करते हो तो अपन क्या करते हैं जितने भी अपने पास में इंडेक्स हैं कॉन्ट्रावेरिएंट के उनको अपन कॉन्ट्रावेरिएंट में ऐड कर देते हैं, और जो अपने पास में कोवेरिएंट के हैं उनको कोवेरिएंट में ऐड कर देते हैं, और जो टोटल अपने पास में उनको ऐड करेंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी
उस टेंसर का ऑर्डर हो जाएगा जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में आता है। जैसे मान लीजिए मेरे को ए आई जे के को मल्टीप्लाई करना है बी एल एम, तो देखिए सेम टाइप के नहीं है, यहाँ पे कोवेरिएंट कितना है, एक है, और यहाँ पे कोवेरिएंट कितना है, ये दो है, तो दोनों देखो अलग अलग है, फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो अपने पास में इसका जो प्रोडक्ट से अपने पास में जो टेंसर मिलेगा उसमें क्या होगा, कोवेरिएंट में तीनों, इन दोनों की इंडेक्स ऐड हो जाएगी, इसकी दो और इसकी एक, कितनी हो गई, तीन। और नीचे वाले जो अपने पास में कोवेरिएंट है उसमें भी कितनी है, एक, और इसमें कितनी है, दो, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, दो। अब इस टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितनी हो गई, तीन तो कॉन्ट्रा वेरिएंट हो गई और दो कोवेरिएंट हो गई, दोनों को ऐड करोगे कितना हो गया, पांच। तो ये पांच कोटि का अपने पास में क्या हो गया, पांच ऑर्डर का क्या हो गया, टेंसर हो गया, और मिक्स टेंसर है ही। तो इस तरीके से आप अपने क्या कर सकते हैं, आउटर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कोई भी दो टेंसर का आउटर मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है। द कन्वर्स ऑफ, अपने जो अभी भी आउटर मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी किसी भी अपने एक टेंसर को प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते दो टेंसरों के जिनकी रैंक उनसे कम हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए डेल्टा, अपने कोरोना का डेल्टा है, इसको अगर अपन अलग अलग एक काउंटर कॉन्ट्रा वेरिएंट और एक को वेरिएंट टेंसर के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर ये तो दोनों टेंसर ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो अलग होगा और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग होगा। तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि आप किसी भी टेंसर को उसके दो लोअर ऑर्डर रैंक वाले टेंसर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख पाओ। कुछ टेंसर को लिख सकते हो, कुछ टेंसर को नहीं लिख सकते। और डिवीजन ऑफ टेंसर डज नॉट डिफाइन, टेंसर का जो डिवाइड है वो डिफाइन नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही डिफाइन। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। तो मान लीजिए अपने पास में कोई भी टेंसर है, उसकी कोटि है आर और एस, जहाँ पे आर तो उसकी कितनी हो गई, कॉन्ट्रा वेरिएंट, और एस क्या हो गई, कोवेरिएंट। तो अपन क्या करते हैं, दोनों में से एक एक रैंक को क्या कर देते हैं, कम, यानी एक जो कॉन्ट्रा वेरिएंट है वो कम कर देते हैं और एक है वो कोवेरिएंट कम कर देते हैं। यानी अपने एक इंडेक्स है डमी इंडेक्स, यहाँ भी आई है और यहाँ भी मान लो एल है, तो उन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आई बराबर एल, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जो अपने पास में रिजल्टेंट जो अपने पास में टेंसर मिलेगा उसकी रैंक कैसी हो जाएगी, जो पहले वाली टेंसर की रैंक थी उससे दो कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो अपन ने किसमें कम कर दी, कॉन्ट्रा वेरिएंट में, और एक कम कर दी कोवेरिएंट में। तो जो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि द अलजेब्रिक ऑपरेशन बाय विच द रैंक ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर इज लोअर बाय 2 इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। यानी किसी भी टेंसर की यदि अपन दो रैंक कम कर देते हैं, एक तो कॉन्ट्रा वेरिएंट और एक कोवेरिएंट, तो वो अपने पास में जो रिजल्टेंट टेंसर मिलता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस टेंसर। और इसकी जो अपने पास में रैंक होती है वो पहले टेंसर से दो कम होती है। और ये मिक्स टेंसर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्ट्रा वेरिएंट में दो कम कर रहे हो या सिर्फ कोवेरिएंट में, ऐसा नहीं कर सकते। एक कोवेरिएंट में कम कर सकते हो, एक कॉन्ट्रा वेरिएंट में कम, और फिर जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें फिर से आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जब तक अप्लाई कर सकते हो जब तक आपको नेगेटिव क्या नहीं आ जाए, रैंक नहीं आ जाए, क्योंकि नेगेटिव रैंक परिभाषित नहीं है। तो बार बार आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हो, लेकिन एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन लगाते हो उसमें आप एक इंडेक्स किसी कम कर सकते हो कॉन्ट्रा वेरिएंट की और एक कम कर सकते हो कोवेरिएंट की। बस ये आपको ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप दोनों कॉन्ट्रा वेरिएंट की कम कर दो इंडेक्स या दोनों कोवेरिएंट की कम कर दो, ऐसा परिभाषित नहीं है। सिर्फ ये परिभाषित है एक कॉन्ट्रा वेरिएंट और एक कोवेरिएंट के लिए। हाँ, फिर आप एक बार आपको रिजल्टेंट मिल गया उसमें फिर से आप कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो, फिर उसमें आगे कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई बार बार कर सकते हो जब तक नेगेटिव आपको नंबर नहीं मिल जाते। नेगेटिव वाला परिभाषित नहीं है तो वहां पे आप छोड़ दो। रिजल्ट इज ए टेंसर ऑफ रैंक लोअर बाई 2 देन द ओरिजिनल टेंसर। यानी ओरिजिनल टेंसर से अपने को जो रिजल्टेंट अपने पास कॉन्ट्रैक्शन में जो टेंसर मिलता है उसकी रैंक होती है वो ओरिजिनल से दो कम होती है। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वन कॉन्ट्रैक्शन इंडेक्स एंड वन कॉन्वेरिएंट इंडेक्स ऑफ ए मिक्स्ड टेंसर आर सेट इक्वल एंड द रिपीटेड इंडेक्स सम ओवर। यानी जो एक जैसे अपने पास में ये है ए आई जे के एल एम, तो इसमें अपन क्या करेंगे, के और एम है, इन दोनों क्या ले लिया इक्वल, यानी इस पे समेशन रन करवा दिया। तो ये जो यानी एक तो अपन ने के कम कर दिया और एक एम कम कर दिया, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, ए आई जे, तो उसकी रैंक कितनी हो गई 3 और इसकी रैंक कितनी थी 5, तो उससे कितनी कम हो गई 5 - 2 = 3। यानी एक अपन ने कम कर दिया कोवेरिएंट और एक कर दी कॉन्ट्रा वेरिएंट। तो ये अपने पास में होता है कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शन को ही वी नेवर कॉन्ट्रैक्ट indices of that same type as the resulting sum is not necessarily a tensor। यानी अपन सेम यदि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी सेम कॉन्ट्रा वेरिएंट को कर रहे हैं दोनों को और सेम ही को वेरिएंट को कर रहे हैं, तब वो अप्लाई अपने पास में जो रिजल्टेंट मिलता है वो टेंसर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए आई जे, यानी वन रैंक का तो अपने पास में ये क्या है,
कॉन्ट्रावेरिएंट है और 1 इंडेक्स का क्या है, कोवेरिएंट है। तो यदि अपन दोनों में से एक एक कम कर देंगे तो अपने को जीरो ऑर्डर का क्या मिलेगा, टेंसर मिलेगा। और जीरो ऑर्डर का जो टेंसर होता है वो कैसा होता है, इनवेरिएंट होता है, यानी स्केलर होता है। और ये दो कोटि का अपने पास में कोई भी टेंसर है आई जे, यदि इसमें से अपन एक एक कम कर देंगे तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यानी इसकी कोटि कितनी होगी, जीरो ऑर्डर का। और जीरो ऑर्डर का टेंसर कैसा होता है, इनवेरिएंट या स्केलर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ए आई जे का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अपने पास में इनवेरिएंट होता है। अब आता है इनर मल्टीप्लिकेशन। इनर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। द आउटर प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंसर इज फॉलोड बाय ए कॉन्ट्रैक्शन, यानी यदि अपन दो टेंसर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें अप्लाई कर देते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि दो इंडेक्स को अपन क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो जो अपने पास में जो रिजल्टेंट टेंसर मिलेगा वो अपने पास में कि उनका इनर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो अपने पास में, जैसे आउटर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रही थी, रैंक कॉन्ट्रैक्शन में जुड़ रही थी और कोवेरिएंट की भी जुड़ रही थी। लेकिन जो इनर मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि अपन दो टेंसर में कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं, यानी एक कोवेरिएंट कम कर देंगे और एक कॉन्ट्रावेरिएंट। तो उससे अपने को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उसकी जो कोटि होगी वो पहले से दो कम होगी। जैसे मान लीजिए कि ए आई जे और के है और बी एल एम है, इसमें अपन इनर अप्लाई कर देते हैं, इनर प्रोडक्ट, इनर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट अपने को मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए। अगर अपन इसका आउटर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आउटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा सी आई जे एल के एम। अब अपन इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने का मतलब ये है कि एक कोवेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट को बराबर कर दो। बराबर करने का मतलब वो हट जाएंगे, तो जो अपने पास में जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा आ जाएगा, डी आई जे के, जिसकी रैंक क्या होगी, इसकी रैंक कितनी थी देखो, इसकी थी 3 और इसकी थी 2, यानी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन से सी आई जे की रैंक कितनी आई थी 5 और ये कितनी आ रही है 3, यानी उससे 2 कम। तो मल्टीप्लिकेशन इनर में प्रोडक्ट का मतलब पहले आप उसका आउटर प्रोडक्ट करिए और उसमें अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर दीजिए, तो जिससे जो अपने पास में जो रिजल्टेंट टेंसर मिलेगा वो उसका कहलाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। The inner product of two tensor of the rank 1 is in an invariant, यानी रैंक 1 के जो अपने पास में टेंसर है जैसे ए आई और बी जे, और यदि इनमें अपने पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा सी आई जे। अब आई और जे को इक्वल कर दिया, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें यदि अपन कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने पास में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने का मतलब ये आ गया स्केलर, क्योंकि ये जीरो रैंक का टेंसर है और जीरो रैंक का टेंसर है उसको अपन बोलते हैं इनवेरिएंट टेंसर या स्केलर या ऑर्डर जीरो का टेंसर। इनर एंड आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, यानी जो भी अपने पास में टेंसर का अपने पास में इनर और आउटर मल्टीप्लिकेशन होता है वो अपने पास में कम्यूटेटिव भी होता है, यानी क्रम विनिमय, और एसोसिएटिव का मतलब साचरी। तो यहाँ से अपने पास में देखो तीन चीजें आ गई, एक तो एडिशन जो करते हैं, सम करते हैं अपन, वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। फिर आता है अपने पास में इनका इनर मल्टीप्लिकेशन और आउटर मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है क्वेश्चन लो, एन एंटिटी whose inner product with an arbitrary tensor is a tensor is itself a tensor, यानी किसी भी टेंसर का यदि आप इनर प्रोडक्ट लेते हो किसी आर्बिट्रेरी टेंसर के, वो खुद टेंसर के बराबर आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन लो। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन लो का स्टेटमेंट। अब आता है सिमेट्रिक टेंसर। इफ टू कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर, एक कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, यानी या तो आप कॉन्ट्रावेरिएंट में या कोवेरिएंट में इंडिसेस कैन बी विदाउट अल्टरिंग द टेंसर, देन द टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, यानी आप किसी भी टेंसर के अंदर या तो टू कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है उनको अपन क्या करते हो, चेंज करते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में जो अपने को रिजल्टेंट टेंसर मिल रहा है वो उसी टेंसर के बराबर आ गया तब वो कहलाता है सिमेट्रिक टेंसर, जैसे अपन मैट्रिक्स में करते हैं ना वैसे ही। और यदि अपने पास में रिजल्टेंट जो आता है वो इक्वल नहीं आ रहा है तो उसको कहेंगे अपन सिमेट्रिक टेंसर नहीं है। तो यहाँ से पहली चीज तो ये है कि आप जब भी सिमेट्रिक डिफाइन करते हो तो या तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के लिए डिफाइन करोगे, दोनों इंडेक्स है वो कॉन्ट्रावेरिएंट होना चाहिए या दोनों इंडेक्स कोवेरिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स कॉन्ट्रावेरिएंट ले लो और एक इंडेक्स कोवेरिएंट ले लो, उसके लिए सिमेट्रिक डिफाइन नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि या तो दोनों कॉन्ट्रावेरिएंट लो इंडेक्स या दोनों कोवेरिएंट इंडेक्स लो, और यदि उनका ऑर्डर चेंज करने से भी अपने पास जो टेंसर मिल रहा है वो पहले टेंसर के इक्वल है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक टेंसर। जैसे मेरे पास में टेंसर है ए आई
जे के एल, और यदि मैं आई और जे को चेंज कर देता हूँ फिर भी मेरे पास में जो रिजल्टेंट टेंसर मिल रहा है वो पहले टेंसर के बराबर है, तो ये टेंसर है वो आई और जे इंडेक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे ए आई जे के है, इसमें आई जे को मैं चेंज करता हूँ तो ये भी कैसा है, आई और जे के रिस्पेक्ट में कैसा है, सिमेट्रिक है। ये मैं किसमें अप्लाई कर रहा हूँ, कॉन्ट्रा वेरिएंट में अप्लाई कर रहा हूँ, और ये किसमें कर रहा हूँ, मैं को वेरिएंट में अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये इसके बराबर हो जाएगा सिमेट्रिक टेंसर। तो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द टेंसर या स्क्यू सिमेट्रिक बोल दो, दोनों प्रॉपर्टी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक सिस्टम के अंदर अपने पास में कोई टेंसर है वो आई और जे के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो अदर किसी भी कोऑर्डिनेट में आप चले जाओ वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यानी उन दोनों इंडेक्स के रिस्पेक्ट में वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। और ऐसा ही स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है कि यदि किसी एक अपने पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो इंडेक्स के लिए अपने पास में कोई टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अदर किसी भी कोऑर्डिनेट में भी वो उन दो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सिमेट्रिक इट नॉट प्रिजर्व विद रिस्पेक्ट ऑफ टू इंडिसेस, वन कॉन्ट्रावेरिएंट एंड द अदर इज कोवेरिएंट, यानी एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट, इन दोनों के अंदर आप सिमेट्रिक डिफाइन नहीं कर सकते, या तो दोनों क्या होने चाहिए, कोवेरिएंट होने चाहिए या दोनों कॉन्ट्रावेरिएंट होने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर हैज एट मोस्ट n+1/2 डिफरेंट कंपोनेंट इन Vn, यानी कोई भी अपने पास में सिमेट्रिक टेंसर है सेकंड ऑर्डर का, तो उसमें जो विभिन्न जो अलग अलग अपने पास में अधिक से अधिक कितने अपने पास में एलिमेंट हैं जो अलग अलग हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं n×n+1/2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए अपने पास में मेरे पास में V4 दे दिया, V4 दे दिया, इसका मतलब 4×4+1/2 कितना हो गया, 10, यानी 10 अपने पास में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। इसका प्रूफ आप देख सकते हो, जैसे सेकंड ऑर्डर का है तो ये मैट्रिक्स के बराबर हो गया, तो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स मान लो सिमेट्रिक है, तो ये A12 है तो ये भी क्या होगा, A12 के बराबर ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये बराबर होते हैं। तो देखो इसमें अपने को ये अगर एंट्री ऊपर वाली अपने पास में ये तो डायगोनल में कितनी है n, डायगोनल से ऊपर वाली जो एंट्री है वो कितनी है n-1, उससे ऊपर वाली कितनी है n-2, और ये पहली जो है वो कितनी है 1। तो ये अपने पास में यदि अपने को सारी एंट्री मिल गई तो ये एंट्री तो अपने आप ही मिल जाएगी क्योंकि सिमेट्रिक है, तो ये एंट्री मिल गई तो ये एंट्री अपने को मिल जाएगी, ये एंट्री मिल गई तो ये एंट्री भी अपने को मिल जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये और ये दोनों क्या होनी है, सेम ही होनी है। तो अपने को इतनी अगर मैट्रिक्स के अपने पास में एंट्री मिल गई तो ये नीचे वाली जो एंट्री है वो तो अपने आप ही अपने को मिल जाएगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये 1 से लेके n तक का ऐड कर देंगे, और ये समेशन कितना होता है n से लेके n×n+1/2 के बराबर होता है। तो ये इसने लिखा है कि उसमें यदि कोई सिमेट्रिक टेंसर है ऑर्डर 2 का तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट हो सकते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n×n+1/2, जो भी अपने को Vn देता है उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू रखते हैं। द क्रोनेकर डेल्टा इज एन एक्सेप्शन विच इज द मिक्स टेंसर, मिक्स टेंसर होता है आपको पता है क्रोनेकर डेल्टा, एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टू इंडिसेस, यानी अपन इसमें एक कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट के रिस्पेक्ट में अगर अपन इनको चेंज करते हैं तब भी ये किसके बराबर आता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये एक तो कॉन्ट्रावेरिएंट आई और एक कोवेरिएंट जे, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये एक ही मात्र अपने पास ऐसा टेंसर है जो एक कोवेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। अदरवाइज अपन जो सिमेट्रिक डिफाइन करते हैं, सिमेट्रिक टेंसर का उसका मतलब है कि या तो कोवेरिएंट में डिफाइन करते हैं या कॉन्ट्रावेरिएंट में डिफाइन करते हैं। और यदि अपने पास में 3 ऑर्डर का अपने पास में कोई भी टेंसर है तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं n² × n+1/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए है, 3 ऑर्डर के लिए है, और जो अपन ने अभी पहले पढ़ा था वो किसके लिए था, ये 2 ऑर्डर के लिए था। यदि 3 ऑर्डर के लिए अपने को पूछे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं n² × n+1/2। ये आपको ध्यान में रखना है सिमेट्रिक के लिए। अब इसकी सिमेट्रिक के लिए a tensor whose each components alter in sign but not in magnitude when two contravariant or covariant indices are interchanged is said to be skew symmetric or anti-symmetric with respect to these two index। यानी किसी भी इंडेक्स में यदि अपन दो इंडेक्स में या तो कोवेरिएंट में या कॉन्ट्रावेरिएंट में चेंज करते हैं और वो माइनस उस टेंसर के बराबर आ जाता है, यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा और ये साइन के अंदर अलग अलग आ रहे हैं, तो वो कैसा कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। जैसा कि मैट्रिक्स में पढ़ते हैं अपन सिमेट्रिक, और वैसा ही सेम यहाँ पे है। और यदि कोई 2 ऑर्डर का अपने पास टेंसर है तो उसमें जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं n×n-1/2। तो ये ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक में होता है n×n-1/2 और सिमेट्रिक में होता है n×n+1/2।
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलेज लेक्चरर में भी आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। और ये आप इसका सॉल्यूशन इसका आपको बता देते हैं कैसे, मतलब ये आया n इंटू एन माइनस वन बाई टू, वो भी बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैट्रिक्स है, तो आपको पता ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई आई होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे किसके बराबर होता है, माइनस ए आई जे के बराबर होता है। यदि सेम रख देंगे तो ए आई बराबर माइनस ए आई, यहाँ से अपने को क्या मिल गया, सारे ए आई आई हैं वो किसके बराबर हो गए, जीरो। यानी जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो पहले से ही होंगे इसकी सिमेट्रिक में, बच्चे ये वाले एक से लेके एन माइनस वन। और बाकी ये देखो, मान लो अपने पास में एक है तो ये कितना होगा, माइनस एक होगा इसकी सिमेट्रिक में। ये अपने पास में चार है तो ये कितना होगा, माइनस चार होगा। तो ये एंट्री तो इसके अकॉर्डिंग आई जाएगी, इनके अकॉर्डिंग, ये वाली तो ऊपर वाली एंट्री मिल गई तो ये एंट्री तो अपने आप मिल जाएगी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कितनी हो सकती है, एक से लेके एन माइनस वन तक का सम, और ये कितना होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, एन की जगह कितना है, एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन बट्टे टू। तो ये तो कट गया, ये कितना आ गया, एन एन इंटू एन माइनस वन बाई टू के बराबर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। और यदि इन जनरल ए स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी टेंसर ऑफ रैंक आर इन वी एन विल बी हैव एट मोस्ट एन सी आर बराबर, किसके बराबर होता है, एन सी आर के बराबर होता है। यदि कोई भी एन डायमेंशनल अपने पास स्पेस है और उसमें एन आर रैंक का जो टेंसर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, एन सी आर के बराबर हो सकते हैं। कब, जब आर की वैल्यू एन से छोटी हो। और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द रैंक हायर देन द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ द स्पेस आर आइडेंटिकली जीरो। तो ये यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट ग्रेड में कि यदि अपने पास में आर है, वो डायमेंशन जो एन डायमेंशनल स्पेस है उससे ज्यादा का हो जाएगा, फिर आपको पूछे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कितने मतलब बन सकते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर बन सकते हैं, वो कितने बन सकते हैं, आइडेंटिकली कितना होगा, जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आर की वैल्यू एन से कम है तब कितना होगा, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल, एन सी आर की वैल्यू तो आप जानते ही हो, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इन जनरल है कि कोई भी आर रैंक का है तो उसके लिए अलग अलग कितने आ सकते हैं, एन सी आर। जैसे मान लीजिए चार डायमेंशन लगा देते तो कितना हो जाएगा, फोर सी आर। अब यदि आर की वैल्यू चार से छोटी है तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। और मान लो आपको दे दे कि रैंक 5 का फोर डायमेंशनल में कितना होगा, तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि वहां पे आर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना, एक्सीड हो गई किससे, डायमेंशन जितनी भी स्पेस की है उससे। ये आपको ध्यान में रखना है दोनों फॉर्मूले। ये जो स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको अभी तक के जो पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। Every tensor which has at least two contravariant or two covariant indices can be expressed as the sum of the two tensor, one of which is symmetric and other one is skew symmetric। वही मैट्रिक्स वाला है कि किसी मैट्रिक्स को अपन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने पास में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि किसी भी अपने पास में ऐसा अपने पास में टेंसर जिसकी अपने पास में रैंक है वो क्या हो, एटलीस्ट टू, या तो टू उसकी कॉन्ट्रावेरिएंट हो या उसकी टू कोवेरिएंट हो। क्योंकि भाई दो इंडेक्स होगी तभी तो आप उसमें स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा पाओगे। यदि दोनों की इंडेक्स ही एक एक है तो आप स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक कहाँ लगाओगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ए आई जे ये अपने पास में है, अब इसमें आप कैसे लगा दोगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए या तो दो कोवेरिएंट चाहिए या दो कॉन्ट्रावेरिएंट चाहिए, वो तो यहाँ पे है ही नहीं तो लगा ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट अपने पास में ऐसा जिसमें दो कोवेरिएंट हो या दो कोवेरिएंट इंडिसेज हो, उस टेंसर को अपन सम के रूप में लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के। अब देखो पहली जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है भाई, इसमें ए आई जे को इंटरचेंज करोगे और इसमें भी ए आई जे को इंटरचेंज करोगे तो यही मिल जाएगा अपने को सेम पार्ट। और इसमें यदि अपन आई जे को इंटरचेंज करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के, जैसे मैट्रिक्स में आता है। तो ये तो उसका सिमेट्रिक भाग है और ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक भाग है। तो किसी भी टेंसर को अपन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक्स के योग में यूनिक रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। इफ ARS इज ए स्क्यू सिमेट्रिक एंड BRS इज सिमेट्रिक, प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है ARS, तो SR को चेंज करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा माइनस, और ये सिमेट्रिक है तो ये दोनों बराबर ही होंगे। अब देखिए ARS और BRS, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि R और S कैसे हैं, डमी इंडेक्स है भाई, दो दो बार आ रहे हैं, दो दो बार आ रहे हैं, इसका मतलब डमी इंडेक्स है। और डमी इंडेक्स को आप चेंज कर सकते हो तो कोई फर्क क्वांटिटी पे नहीं पड़ता। तो ये आप दोनों को चेंज कर दिया मैंने, दोनों को चेंज किया तो पहला किसके बराबर है, पहला स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये माइनस के बराबर हो गया, दूसरा सिमेट्रिक है इसके बराबर हो गया, तो बराबर 2 ARS बराबर BRS, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, दोनों को ऐड किया तो बराबर आ गया 0। अब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया ना, प्लस का होता है ये 2 हो गया, 2 इंटू ARS इंटू BRS,
अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये रिजल्ट अपने पास में आ गया। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है डमी इंडेक्स में चेंज कैसे कर दिया। तो देखिए अपने पास मान लो जो ए आई जे, अब ये दोनों ही डमी इंडेक्स होते, तो आई जे की वैल्यू भी रन कर रही थी 1 से लेकर एन तक, और जे की वैल्यू भी 1 से एन तक रन कर रही है। तो यदि मैं इसको लिख दूं ए जे आई, तो यहाँ भी क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से एन तक रन कर रही है और जे की वैल्यू भी 1 से एन तक, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम ही तो है। तो डमी इंडेक्स को आप अगर चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अब इसको आई से डिनोट करो चाहे एस से डिनोट करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डमी इंडेक्स को अपने को तो समय से रन कराना होता है, उसमें आई की वैल्यू भी 1 से एन जा रही है, अब आई की जगह एस लिख दो, एस की वैल्यू 1 से एन तक रन करा दो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो डमी इंडेक्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ये कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक ये दे रखा है अपने को क्वेश्चन में। तो पहला मेरे पास में ये था, फिर ये आई और जे देखो दो बार रिपीट हो रहे हैं, डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया आपस में, आई की जगह जे लिख दिया और जे की जगह आई लिख दिया डमी इंडेक्स में, तो ये दोनों मिल गई, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो अपने पास में ये आ गया। अब ये कह रहा है कि बी आई जे, तो बी आई जे किसके बराबर हो गया, ए आई प्लस ए जे आई। अब देखो ए आई प्लस ए जे आई, ये कैसा है, एक सिमेट्रिक टेंसर है, क्योंकि आई और जे को इंटरचेंज करोगे तो ये कितना आ गया, ए आई जे प्लस ए आई जे, और इसको चेंज किया तो ये हो गया जे आई। ये तो ये वाला टेंसर और ये वाला टेंसर तो बराबर ही तो है। अरे आई और जे का अगर अपन ने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये आई जे को वजह से इंटरचेंज किया तो अपने पास में यहाँ से तो ये मिल गया, और इसको इंटरचेंज किया तो ये मिल गया, यानी दोनों में टेंसर है वो कैसे हो गए, बराबरी तो हो गए। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक टेंसर है। ये पहला ए आई जे है, दूसरा ए जे आई है। अब मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया आई और जे को, तो क्या मिला, ए आई जे को इंटरचेंज किया तो ये हो गया जे आई, और ये हो गया ए आई जे। ये देखो ये वाला टेंसर ये वाला बराबर है, क्योंकि ये आई जे, ये आई जे, ए जे आई और ये ए जे आई, तो दो टेंसर का सम ये है, ये भी दोनों सेम टेंसर का सम है, तो ये कैसा है, सिमेट्रिक टेंसर है। इस तरीके से आपने डमी इंडेक्स में इंटरचेंज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, इफ ए आई जे इज ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर देन ये, तो देखो ये डेल्टा है, सबसे पहले क्रॉनिकल डेल्टा दे रखा है, तो मैंने क्या किया, ए आई ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये जो क्रॉनिकल डेल्टा है वो कब बराबर होगा, जब एल और के दोनों कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, एल और के कैसे हो जाए, बराबर। अब यहाँ पे डमी इंडेक्स क्या है, के है, तो समेशन किस पे लगेगा, के पे लगेगा, क्योंकि एल और आई तो दोनों क्या है, एक एक बार है, दो बार रिपीट क्या हो रहा है, के, इसका मतलब डमी इंडेक्स क्या है, के। तो ये जो डेल्टा है वो एक कब होता है, जब के की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, एल के बराबर हो जाए। अदर केस में तो ये वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि अलग अलग होते हैं तब तो जीरो होती है, सेम होती है तब 1 होती है। तो यदि अपन के की वैल्यू एल के बराबर हो जाएगी तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, ए आई एल, तो ये आ गया ए आई एल के बराबर। ऐसे ही ये इसके बराबर आ गया ए आई जे के। फिर इसमें ये क्रॉनिकल डेल्टा है, तो देखिए यहाँ पे आई कैसा है, डमी इंडेक्स है, और यहाँ भी कैसा है, आई है वो डमी इंडेक्स है। तो यदि आई किसके बराबर होना चाहिए, जे के बराबर होना चाहिए, तब ये क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही यहाँ पे जो आई है वो किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए, तब इस क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 1। ये किसके बराबर आ गया, ए जे एल प्लस ए एल आई। अब चूंकि ये एल जे और आई जे है, इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है क्वेश्चन में, एल और जे के रिस्पेक्ट में, कि ए है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब ए एल जे है वो किसके बराबर होगा, माइनस ए जे एल के बराबर। भाई इनका अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो किसके बराबर आ गया, माइनस के बराबर आएगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो दोनों को सेम है, सेम सेम कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, जी। इफ ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक देन प्रूव दैट, तो सबसे पहले ये ए आई के है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई है वो कैसा हो रहा है, डमी इंडेक्स है, तो डमी इंडेक्स में मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किसको कर दिया, आई और के को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया तो फिर ये दोनों के अंदर जो कॉमन था वो पार्ट तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, ए के आई प्लस ए आई के, और ये अपने पास में क्या दे रखा है, एंटी सिमेट्रिक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये 0 हो गई, तो इसका गुणनफल भी कितना हो गया, बस कुछ नहीं, डमी इंडेक्स होते हैं उनमें आप इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज करके जो पार्ट है वो सेम था वो कॉमन आ गया, बाकी ये एक। और वैसे भी आपको देखो क्वेश्चन से पता ही चल रहा होगा कि अपने पास में ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, इसका मतलब लास्ट में अपने पास में कुछ ना कुछ बचना है, वो क्या बना है, ए आई जे प्लस ए जे के टाइप का, इस टाइप का कुछ बचना है। तो अपने पास में अपन ने ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब ये तभी बचेगा जब अपने पास में ये बी आई वाले जो हैं वो सारे कैसे आ जाए, कॉमन। कॉमन कब आएंगे, जब किसी डमी इंडेक्स को आप क्या कर दो, इंटरचेंज करके दोनों को क्या बना लो, इक्वल। क्योंकि डमी इंडेक्स में आप चेंज कर सकते हो, आई को जे लिख दो या जे को आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन फ्री इंडेक्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए टेंसर ऑफ द टाइप 0 2 एंड इफ द इक्वेशन ये दे रखी है और ये आप लोगों को सिद्ध करना है कि एफ बराबर जी एंड यू आई जे इसकी सिमेट्रिक आएगा या एफ बराबर माइनस जे एंड यू आई जे क्या आएगा सिमेट्रिक। तो देखिए ये अपने को इक्वेशन दे रखी है यू आई जे और जे। अब देखो दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है तो मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी आई को जे लिख दिया और जे को आई लिख दिया। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो एफ और जी तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया बाहर और अंदर ये बच गया। अब ये क्वांटिटी जीरो है तो या तो ये वाली जीरो को होगी या एफ जी। यदि एफ प्लस जी जीरो है यानी एफ किसके बराबर है, माइनस जी। अब एफ माइनस जी पहले इक्वेशन में रखोगे तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, यू आई जे माइनस यू जे आई बराबर जीरो, और ये जीरो के बराबर है यानी दोनों कैसे आ गए, सिमेट्रिक। ये जीरो के बराबर है इसका मतलब यू आई बराबर यू जे आई, तो यहाँ से कैसा आ गया, सिमेट्रिक। यह हो सकता है यू आई जे प्लस यू जे आई बराबर जीरो, ये हो गया इसका मतलब कैसा हो गया, इसकी सिमेट्रिक हो गया। और ये जीरो है तो ये आप पहले इक्वेशन में क्या रख सकते हो, यू आई जे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यू जे आई का माइनस, यहाँ पे ये लिख दूंगा। फिर ये यू आई यू जी आई कॉमन आ जाएगा तो एफ माइनस जी बराबर जीरो, और एफ माइनस जी बराबर जीरो इसका मतलब एफ किसके बराबर है, जी के बराबर है। या तो ये इसकी सिमेट्रिक और ये वाली कंडीशन आएगी, या अपने पास में सिमेट्रिक और ये कंडीशन। कुछ नहीं करना, बस डमी इंडेक्स है तो उनको इंटरचेंज करके दोनों को ऐड कर दिया, फिर कैलकुलेशन कर दी। अब अपने पास में आता है कॉन्जुगेट टेंसर। कॉन्जुगेट टेंसर को अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल टेंसर। Two second order symmetric tensors Aij and Bji, one covariant and the other contravariant, are said to be conjugate या reciprocal tensor if they satisfy the equation Aij into Bik बराबर होता है डेल्टा के जे के बराबर। यहाँ आप देख रहे होंगे आई है वो डमी इंडेक्स है यानी रिपीट हो रहा है, और जे और के है वो कैसे है, फ्री इंडेक्स। तो यदि इसके बराबर है तो अपने पास में अपन कहते हैं कि ए का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है, बी आई जे है। ए आई जे का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बी आई जे, या बी आई जे का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए आई जे। कब, जब इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ जाए, क्रॉनिकल डेल्टा के जे के बराबर आ जाए। जहाँ पे इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट है उसका जो गुणनफल है वो जीरो के बराबर नहीं, ये आपको ध्यान में रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्जुगेट एक टेंसर दिया है तो कॉन्जुगेट टेंसर निकालें कैसे। तो देखो कॉन्जुगेट टेंसर निकालने का सिस्टम ऐसा है, कंसीडर ए सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर ए आई जे। ए आई जे अपने पास में कोई भी सिमेट्रिक टेंसर दिया हुआ है तो अपने पास में देखो पहली बात तो जब भी कॉन्जुगेट निकालते हैं तो एक चीज है कि जो टेंसर होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी वो आई और जे इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, तभी अपन उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। और कॉन्जुगेट जो टेंसर होता है वो फाइंड करने का तरीका ये रहेगा कि अपने पास में बी आई जे किसके बराबर हो जाएगा, जी ए आई जे अपॉन ए आई जे। अब जो जी ए आई जे क्या है भाई, ए आई जे सेकेंड ऑर्डर का है, इसका मतलब क्या बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये अपने पास में यहाँ से ये मैट्रिक्स आ गया, तो इस मैट्रिक्स में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे उनसे अपने पास में कोफैक्टर निकाल सकते हैं अपन मैट्रिक्स के, और उसमें किसका भाग दे देंगे, मैट्रिक्स का। तो अपने पास में कंपोनेंट आ जाएंगे बी आई जे के। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, ए आई जे निकाल लूंगा, ए आई जे यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12 माइनस 2। फिर अब जी ए आई जे का मतलब मेरे को निकालना है बी वन वन, वन वन निकालना है, इसका मतलब है इस ए वन वन के सपेक्ष क्या निकालूंगा, कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 5, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 माइनस। ऐसे ही मान लो मेरे को ए वन टू निकालना है तो मैं 3 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालूंगा इस मैट्रिक्स के। तो ये सेम रो सेम कॉलम गायब कर दिया, बचा क्या, 4, और ये प्लस है ये माइनस में आएगा, तो माइनस का 4/-2 कितना आ गया, 2। ऐसे ही फिर मैं 4 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालूंगा 5 के रिस्पेक्ट में, और उसमें किसका भाग दे दूंगा, डिटर्मिनेंट का। तो मेरे पास में जो टेंसर मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, कॉन्जुगेट टेंसर मिल जाएगा। और जो कॉन्जुगेट टेंसर होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक, और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर अपने को मिल जाएगा। और यदि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है तो उसका जो कोवेरिएंट कॉन्जुगेट टेंसर है वो मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा, ऊपर तो आएगा कोफैक्टर और नीचे कैसा आएगा, मैट्रिक्स जो भी अपने को दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट टेंसर निकाल सकते हैं। और जो पिछले वाले में अपन ने कंस्ट्रक्शन किया था उससे अपन यदि बी आई जे दिया हुआ है तो उससे ई आई जे अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जी बी आई जे अपॉन, यानी उसका वापस से अपन क्या निकालें, कॉन्जुगेट निकालें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए आई जे के बराबर ही आ जाएगा। भाई पहले अपने पास में ए आई जे था, इससे मैंने कॉन्जुगेट निकाल लिया बी आई जे, सॉरी बी आई जे। अब इस बी आई जे से वापस मैं कॉन्जुगेट निकालना हूँ ए आई जे, तो वो किसके बराबर होगा, ए आई जे के बराबर ही होगा।
बस ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके बराबर होता है, 1 की, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट है तो ए आई जे और बी आई जे का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तब अपने पास में ए आई जे का अपने कॉन्जुगेट निकाला वो बी आई जे, और बी आई जे का कॉन्जुगेट ए आई जे है, तो ई आई जे किसके बराबर हो जाएगा, इससे कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये ई आई जे आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे के बराबर हो जाएगा। यानी ए से अपन ने कॉन्जुगेट निकाला बी और बी से कॉन्जुगेट निकाला ई आई जे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वापस से ए आई जे के बराबर हो जाएगा। कब, जब ए आई जे और बी आई जे का डिटर्मिनेंट है वो कितना हो, 1 होना चाहिए। बस ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों के डिटर्मिनेंट, दोनों गुणनफल है डिटर्मिनेंट का वो 1 होना चाहिए, तभी ये आएगा। If Aij is a symmetric covariant tensor of the order 2 and Bij is formed by dividing the cofactor of Aij and determinant of Aij से A then E, तो देखो अपने को पता ही है कि यदि Bij और Aij कॉन्जुगेट है तो Aij इंटू बी आई के बराबर किसके होता है, क्रोनिकल डेल्टा के आई के बराबर। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, तो अपने पास में Aij का डिटर्मिनेंट तो अपन क्वेश्चन में दे रखा है A, और Bij का अपने को निकालना है। अब ये क्रोनिकल डेल्टा जो है उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 होगी जब जे और के बराबर नहीं होंगे, और जे और के बराबर हो गए तब अपने पास इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यदि के है वो किसके बराबर हो जाए, जे के, तो के जे के बराबर होता है, ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गई, 1 के, और यहाँ पे के की जगह मैंने क्या लिख दिया, जे, तो ये जो बी आई जे है वो किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन भाई ए है इधर वो डिवाइड हो जाए, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। दूसरा मेरे को निकालना है ए आई जे इंटू बी आई जे, तो ये किसके बराबर होता है, क्रोनिकल डेल्टा, भाई यहाँ पे यदि के होता है तो ये होता है जे क्रोनिकल डेल्टा जे के बराबर। अब यहाँ पे के की जगह क्या लिखा हुआ है, जे, तो मैं के की जगह क्या लिख दूंगा, जे, यानी वो सेम क्या आ गया, क्रोनिकल डेल्टा जे जे, और जे जे का मतलब कितना हो गया, क्रोनिकल डेल्टा 1 1 प्लस क्रोनिकल डेल्टा 2 2 प्लस डेस क्रोनिकल डेल्टा एन एन, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, एन। यहाँ मैंने एन के बराबर लिख दिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्जुगेट में होता है उनका ए आई जे, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, ये वाला, कि ए आई जे इंटू बी आई के है वो उसका गुणनफल किसके बराबर होता है, क्रोनिकल डेल्टा आई के, यानी जो डमी इंडेक्स है उसको गायब करना है, बाकी जो कॉन्ट्रावेरिएंट है उसको कॉन्ट्रावेरिएंट की जगह लिख दिया, कोवेरिएंट को कोवेरिएंट की जगह लिख दिया। अब देखिए ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखना कि इफ द रिलेशन बी आई जे के यू आई यू जे यू के बराबर 0 होल्ड्स फॉर आर्बिट्रेरी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, तो देन शो दैट, ये आपको शो करना है। देखिए सबसे पहले मेरे को ये दे रखा है, अब देखो यहाँ पे आई भी 2 बार है, जे भी 2 बार है, के भी 2 बार है, मतलब आई जे के क्या है, डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स है तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, आई और जे को इंटरचेंज कर दो, तो यह हो गया ए बी जे आई के इंटू यू आई यू जे यू के। फिर ये आप क्या करोगे, जे के में चेंज कर दोगे, ऐसे ही जे के में चेंज करोगे, इक्वेशन हो जाएगी। फिर आप आई और के में चेंज कर दोगे, मतलब इस टोटल जो 3 अपने पास में डमी इंडेक्स है इनको अपन फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा सकते हैं, यानी 6। अब इनको सबको आप इंडेक्स को चेंज करके और जितनी 6 इक्वेशन बनेगी उनको ऐड कर दो। उनको ऐड करोगे तो वहाँ पे यू आई जे यू जे और यू के तो कैसे आ जाएंगे, कॉमन, और अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी आई जे के। फिर आई जे में आप चेंज करोगे तो बी जे आई के, ऐसे मतलब ये 6 अपने पास में अलग अलग बचेंगे, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये 0 के बराबर है, ये तो 0 बराबर हो नहीं सकता, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी इसके बराबर हो जाएगी 0। मतलब जो डमी इंडेक्स अपने पास में टोटल 3 है तो अपन उसको फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा सकते हैं, यानी टोटल 6। एक बार अपन किसमें लगाएंगे, आई और जे में चेंज करेंगे, फिर जे के में करेंगे, फिर के आई में करेंगे, मतलब इनमें अपन चेंज करके डमी इंडेक्स में चेंज करके टोटल अपने पास में 6 इक्वेशन बनेगी और उनको ऐड कर देंगे तो अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगले में क्या दे रखा है कि इसमें दे रखा है कि आई और जे कैसे हैं, सिमेट्रिक है। तो अब आई और जे सिमेट्रिक है तब अपने पास में क्या होगा, बी आई जे के प्लस बी जे के आई प्लस बी के आई जे बराबर 0, ये अपने को प्रूव करना है। अब इसमें देखो यदि अपने पास में टोटल 6 होते तब तो अपन फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा सकते थे उनको, तो कितने हो जाते हैं 6, तो 6 के 0। लेकिन अपने को क्या दे दिया, आई और जे कैसे हैं, सिमेट्रिक है, यानी मैं आई और जे इंडेक्स को अगर चेंज भी करूंगा यानी जे आई लिखूंगा तब भी अपने पास में बी आई जे के किसके बराबर होगा, बी जे आई के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका मतलब फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल, भाई कितने सिमेट्रिक हैं, 2, कौन कौन से, आई और जे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो,
तो वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी अब 3 का सम कितना होगा 0। तो यहाँ पे देखो 3 का सम 0 है। वही 3 बार अपन क्या लगाएंगे, आई और जे का इंटरचेंज करेंगे, फिर जे के का इंटरचेंज करेंगे, के आई का चेंज करेंगे। और चूंकि आई जे वो कैसे हैं, डमी इंडेक्स हैं, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और फिर हम उन इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको इसका जब भी सॉल्यूशन करना हो तो ये ध्यान रखना है कि यदि 3 इंडेक्स हैं तो उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से घुमा सकते हैं 6। यदि उनमें 2 सिमेट्रिक हैं तो फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 यानी कि 3। तो इसमें 6 टर्म आएंगी जीरो में और इसकी 3 कैसे आई कि इनमें इंडेक्स में क्या किया अपन ने, इंटरचेंज कर दिया आपस में, और इंटरचेंज करके जितनी भी इक्वेशन बनी उन सबको ऐड कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इफ ए टेंसर aij is symmetric in ij and antisymmetric in ji, तो एंटी पहले पहले अपने पास में आई और जे में सिमेट्रिक है, तो मैंने आई और जे को चेंज किया तो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, सिमेट्रिक है तो। और यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है, इसका मतलब जे और एल में इंटरचेंज करेंगे तो वो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास में मैंने क्या किया, के और एल को क्या, एल और आई को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो किसके बराबर आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे यदि मैं जे में और आई को चेंज करूंगा तो ये एक माइनस हो रहेगा, माइनस माइनस कैसे होगी प्लस। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये वाली साइड तो कितनी होगी 0। तो 2 ai j k l बराबर 0, तो ये किसके बराबर आ गया 0। यही अपने को प्रूव करना था। यानी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कंडीशन लगा दीजिए, फिर लास्ट में 2 इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। और डमी इंडेक्स है तो उनको क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दिए, फिर उन 2 इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फिर सोल्यूशन कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, यदि उनमें सिमेट्रिक दे रखा तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसकी सिमेट्रिक दे रखा तो इसकी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कहने का मतलब अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं अपन डमी इंडेक्स में। और अभी तक ऐसे एग्जाम में कभी कुछ क्वेश्चन आए भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना आपको कि यदि एंटी सिमेट्रिक हो तब इसका रिजल्ट कितना होगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 2। और यदि ये सीधा सीधा दे रखा है, कोई भी अपने पास में सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कुछ नहीं दे रखा, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तरीके से अपन इन इंडेक्स को घुमा सकते हैं। तो 6 टर्म कितनी हो जाएगी 0 के बराबर। और ये वाला रिजल्ट आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये क्रोनेकर डेल्टा के बराबर होता है, तो यहाँ से बी आई जो है वो क्या होगा 1/a के बराबर। बस ये थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी कोई इसमें ज़्यादा अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है। मैंने तो ऐसे एग्जाम ये दे रखे थे एग्जाम्पल किताब में, तो करवा दिए। अब आता है फंडामेंटल टेंशन। इफ ए स्क्वायर ऑफ द लाइन एलिमेंट ds between two neighboring point whose coordinate is in vn is xi and xi plus dxi। भाई पहले कोऑर्डिनेट xi है सारे, अब उनमें थोड़ा सा अपन छोटा सा चेंज कर देते हैं dxi, तो नेक्स्ट जो अपने पास कोऑर्डिनेट कितने हो गए xi plus dxi। तो अपने पास में जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, ds का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा gij इंटू dxi dxj के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो जैसे अपने पास में दो अगर पॉइंट है एक्स और वाई, तो वहाँ पे अपन नहीं लिखाते डिफरेंस एक्स माइनस वाई ये स्क्वायर करके रैसे, वैसे यदि एन डायमेंशनल हो तो ये इसके बराबर होता है। और यहाँ पे जो जी आई जे होता है वो कहलाता है अपने पास में फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर। जो ये गुणा में होता है ना जी आई जे, इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल कोवेरिएंट, क्योंकि ये देखो नीचे आई जे है, इसका मतलब कोवेरिएंट है, टेंसर है, ऑर्डर है 2 का। और ये हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेट टेंसर होते हैं वो भी सिमेट्रिक होते हैं, और जो ये फंडामेंटल टेंसर है जी आई जे, ये भी हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक, यानी आई और जे में इंटरचेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जी आई जे को अपन बोलते हैं फंडामेंटल कोवेरिएंट टेंसर। और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट अपन जी आई जे भी निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट वाले फॉर्मूले से, यानी ऊपर तो कोफैक्टर निकालते हैं, नीचे अपन जी आई जे का क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट भी अपन जी आई जे भी निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट निकालना सिखाना अभी, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसमें अपन और सीख जाएंगे। तो इस जी आई जे को अपन बोलते हैं। और जो यूक्लिडियन स्पेस होता है उसके अंदर इसकी वैल्यू होती है 0, कब, जब आई और जे बराबर नहीं हो, और आई जे बराबर हो तब इसकी वैल्यू होती है 1, यानी विकर्ण वाले जो होंगे वहाँ पे तो होगी 1 1, बाकी सारी जगह इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये आपको ध्यान में रखना है जी आई जे। और ये हो गया जी, और ये हो गया G11, ये हो गया G12, ये हो गया G13, ये सारे G12 G13 ऐसे। तो ये यूक्लिडियन स्पेस में आपको ये ध्यान में रखना है कि 0 होता है जब आई और जे इक्वल नहीं हो, और 1 होता है ये। अब आता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स टेंसर, तो कॉन्जुगेट निकालना आता ही है। जी आई जे किसके बराबर हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे, जी आई जे और अपॉन जी, जी का मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से जी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, कोफैक्टर अपन 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर 2 के रिस्पेक्ट में, ऐसे जो भी कोफैक्टर निकाल के जो वैल्यू आएगी वो कोफैक्टर में रख देंगे, तो अपने पास उससे उसका कॉन्जुगेट टेंसर भी, मैट्रिक टेंसर भी अपन निकाल सकते हैं।
और वो कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, और ये अपने को पता है दोनों कॉन्जुगेट हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, क्रोनिकल डेल्टा केजे के बराबर, क्योंकि आई है वो कैसा है, डमी इंडेक्स है, तो क्रोनिकल डेल्टा केजे अभी कॉन्जुगेट में पढ़ाई है अपन ने। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें अपने पास में जो डी एस स्क्वायर होता है वो डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अपने पास कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, और जब सिलेंड्रिकल में जाते हैं तो वहाँ पे एक होता है आर, एक होता है थीटा और एक होता है जेड। तो सिलेंड्रिकल में जब अपन चेंज करते हैं तो एक्स होता है वो आर कोस थीटा के बराबर होता है, वाई है वो आर साइन थीटा के, और जेड किसके बराबर होता है, जेड के। तो यहाँ से देखो जी आई जे की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो देखो जी आई जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो ये जी आई जे की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ से, है ना। तो देखिए ये डी आर स्क्वायर का मतलब कैसा हो गया, ये तो हो गया जी वन वन, और डी थीटा का स्क्वायर का मतलब ये हो गया जी वन टू टू टू, और डी जेड का स्क्वायर ये हो गया जी थ्री थ्री। भाई जो डी एस स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जी आई जे इंटू डी एक्स आई इंटू डी एक्स जे के बराबर होता है। अब देखो आई और जे बराबर कर दिए, आई जे बराबर करते ये कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये वन वन करा जब, तो ये हो गया डी एक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन ही तो होता है आर भाई, इसके आर थीटा और जेड, ये तो है एक्स वन, थीटा है वो एक्स टू और जेड है वो एक्स थ्री। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यही तो होते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब देखो यदि मैं बराबर रखा हूँ वन, तो जी वन वन इंटू डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन का स्क्वायर, तो ये कैसा हो गया डी आर स्क्वायर, और इसके गुणा में है जी वन वन, अब गुणा में इसके क्या है एक है, तो जी वन वन की वैल्यू कितनी हो गई एक, इसके गुणा में क्या है आर स्क्वायर, तो जी टू टू की वैल्यू कितनी हो गई आर स्क्वायर, इसके गुणा में क्या है एक, तो जी थ्री थ्री की वैल्यू कितनी हो गई एक। तो यहाँ से ये वैल्यू तो आ गई एक, और ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, और ये कितनी आ गई एक। और फिर यहाँ से अपने पास में जो मैट्रिक्स मिला अपने को, ये जी वन वन और ये कैलकुलेट कर लिया अपन ने, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा अपने को ये मिल जाएगा वन जीरो 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 आर स्क्वायर जीरो वन वन। तो ये मैट्रिक्स आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो सिलेंड्रिकल के लिए कि जो वन आर स्क्वायर इंटू वन, बाकी सारी कितनी होती है जीरो। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट भी आप निकाल सकते हो, यानी ये कोवेरिएंट दे रखा है, कॉन्ट्रावेरिएंट निकालना है तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका, इसके कोफैक्टर निकालो उसका जी, अब इसका जी निकालेंगे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा। क्या देखो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वन इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब वन के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वन, बाकी जीरो के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर जीरो, इसके रिस्पेक्ट में जीरो, तो ये जीरो जीरो आ गया, फिर ये भी जीरो आ गया। अब देखो आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर निकालोगे कितना आ जाएगा वन, और वन में आर स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कोफैक्टर से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट टेंसर भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको सिलेंड्रिकल के लिए ध्यान में रखना है कि जो पहला मैट्रिक आता है वो ये आता है, और फिर कॉन्जुगेट तो उससे अपन निकाल ही सकते हैं। दूसरा आता है अपने पास में स्पेरिकल, स्पेरिकल में देखो एक्स वाई जेड होते हैं कार्टेशियन में, और स्पेरिकल में कितने होते हैं आर थीटा फाइव, तो ये तो हो गया एक्स वन, ये हो गया एक्स टू और ये हो गया एक्स थ्री। तो स्पेरिकल जो कोऑर्डिनेट में वही डी एक्स स्क्वायर बराबर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे के बराबर हो गया। तो ये अपने पास में यहाँ से जो इसमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स बराबर क्या होता है आर कोस थीटा कोस फाइव, वाई कितना होता है आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड किसके बराबर होता है आर कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो जी वन वन की वैल्यू वन, जी टू टू की वैल्यू आर स्क्वायर, और जी थ्री थ्री की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में ये अपने पास में इसका क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स वही कोफैक्टर से निकाल सकते हैं जी आई जे अपॉन जी, तो यहाँ से इसका जी आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और फिर इससे कोफैक्टर से अपन निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है डी एस स्क्वायर बराबर इसके है, तो यहाँ से अपन जी आई जैसे कंपेरिजन करेंगे तो देखो डी एक्स वन का स्क्वायर का मतलब जी वन वन, डी एक्स थ्री का स्क्वायर का मतलब जी थ्री थ्री। अब जी टू वाला टर्म तो दिया हुआ ही नहीं है भाई, डी एक्स टू का स्क्वायर तो अपन को दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई जीरो, और एक्स वन और एक्स थ्री इसका मतलब ये क्या है जी वन टू की वैल्यू है, और ये टू थ्री की वैल्यू है, जी टू थ्री की वैल्यू। तो जी टू थ्री की वैल्यू कितनी है चार, और जी वन टू की वैल्यू कितनी है भाई, जी वन टू की वैल्यू गुणा है छः, और जी थ्री थ्री की वैल्यू कितनी है चार, और जी वन वन की वैल्यू कितनी है पाँच। अरे ये डी एस स्क्वायर होता है जी आई जे इंटू डी एक्स आई डी एक्स जे, इससे यदि कंपैरिजन करेंगे अपन तो अपने पास में डी वन वन की वैल्यू आ गई डी वन वन की वैल्यू आ गई, ये अपने पास में यहाँ पे एक्स टू है,
जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। -3 कहाँ से लिख दिए, और यहाँ से इसकी अपन मैट्रिक्स निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, और फिर इससे 4 आ जाएगी तो इससे अपन कॉन्जुगेट आंसर भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं इसका देख लेता हूँ, ये मैट्रिक्स मैंने क्वेश्चन सही लिख रखा है। ये 5 × 3 है। ये बीच में मेरे पास में यहाँ पे एक टर्म मिस हो गया था, ये आप यहाँ देख लेना। ये है 3 × bx² का होल स्क्वायर, और ये है d³, ठीक है, और ये -6 है +4 है। तो यहाँ से अपन मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो ये अपने पास में मैट्रिक्स आ जाएगा, और फिर इस मैट्रिक्स से अपन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से आप G11, G22, G33, G12, G121 इनकी सब निकाल सकते हो। और यदि ये वैल्यू -3 आ गई तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3 ही आएगी। क्यों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि G12 और G21 की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। तो ये G22 की वैल्यू 3 आ गई, G33 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ये यहाँ पे 4 दे रखी है। फिर यहाँ पे एक गुणा है तो G12 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -3, और ये 2 आ गई। और यहाँ पे गुणा में 4 है, तो ये देखो क्योंकि सिमेट्रिक, भाई ये अपने पास में ये जो है ये क्या होगा, सिमेट्रिक होती है। G23 की वैल्यू वही होती है, और G32 की वैल्यू भी क्या होती है, बराबरी होती है। तो ये दोनों का जो सम दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है, 4। चाहे आप dx2 गुणा dx3 कर दो या dx3 गुणा dx2 कर दो, तो ये जो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये वैल्यू होती है इनके गुणा में दी हुई होती है, वो कैसी होती है, सिमेट्रिक होते हैं ना, G23 और G32, इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। तो अपने पास में यहाँ से G32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, G12 की भी दे रखी है और G21 की भी दे रखी है, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों। तो ये इसकी दोनों की वैल्यू कितनी है, -3, -6। तो G12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें, फिर बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। अब ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें वही GHJ, तो ये GIJ है, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये दोनों क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर होते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा अप्लाई कर दिया। अब क्रॉनिकल डेल्टा बाकी जगह तो कितना होता है, 0। अब यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा जे बन गया, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी होती है, n, क्योंकि समेशन j की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, तो डेल्टा 1 की वैल्यू 1, डेल्टा 2 की वैल्यू भी 1, ऐसे n तक जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, n। वैसे यहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा आ गया। क्रॉनिकल डेल्टा, अब ये वैल्यू 1 कब होगी, जब j की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, k के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, अदर केस में तो 0 होगी। तो j की वैल्यू k के बराबर करते ही मैंने यहाँ पे j की जगह k लिख दिया। अब j कॉमन आ गया, तो n - 1 के बराबर आ गया। तो ये तो क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टीज हैं, आप ध्यान रख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि क्रॉनिकल डेल्टा Gij इंटू Gik, ये किसके बराबर होता है, क्रॉनिकल डेल्टा jk के बराबर होता है। बस ये ध्यान रखना, बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। इसके बाद में आप आगे की कैलकुलेशन आराम से क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हो। सेम काम मैंने यहाँ करना है इस क्वेश्चन में कि इफ Gij एंड Aij आर कंपोनेंट्स ऑफ द टू सिमेट्रिक टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर है मतलब Ij के इंटरचेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली यहाँ से। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में मैंने Gij से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, क्योंकि मैं क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी किसमें लगा सकता हूँ, Gij और G यहाँ पे Ik, तब क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो मैं पूरी इक्वेशन को Gij से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले को भी, दूसरे पद को, तीसरे पद को, चौथे पद को, किससे, Ij से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फिर अपने पास मैंने Gij इंटू Aij दोनों का गुणनफल कैसा आ रहा है, कोई स्केलर मान लो, मैंने बीटा मान लिया। फिर अपने पास में मैंने कैलकुलेशन करी, तो यहाँ से अपने पास में Aij बराबर किसके आ गया, बीटा अपॉन n क्या है, कांस्टेंट है, इसको अल्फा मान लिया, तो ये किसके बराबर आ गया, Gij, क्योंकि k और l क्या है, डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स को आप चाहे Ij लिख दो, चाहे इसको kl लिख दो, चाहे इसे ml लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे मान लीजिए ai का समेशन है, i की वैल्यू 1 से n है, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, aj समेशन i की वैल्यू j की वैल्यू 1 से n,
ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर ही है भाई। समेशन को रन कराना है तब उसको किसी भी इंग्लिश के आई से दिखाओ या जे से दिखाओ या के से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स में अपन समेशन लगा रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे उसको आई लिख दो, चाहे जे लिख दो, चाहे के लिख दो, जो अपनी मर्जी है। ऐसे ही मान लीजिए ये आपको दोनों याद रखने। अब देखो ये क्वेश्चन है, वो तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये मतलब बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे तो थोड़ा समझ में आ गया कि भाई इसको जी आई जैसे मल्टीप्लाई, पहले अपने इसका डेरिवेटिव किया, यहाँ तक तो अपन समझ सकते हैं कि मतलब इसका मल्टीप्लाई मैंने इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर आगे देखो, इसमें आप देखोगे तो इसलिए मल्टीप्लाई करेगा इससे जे के एल से। अब जी के एल से अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है, ये तो या तो तब समझ में आ सकता है जब आपकी टेंसर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई हो। अब इतनी प्रैक्टिस ना तो मेरी टेंसर की और ना ही, क्यों टेंसर अपना टॉपिक ही नहीं है, तो इतनी अपन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो अपने को थोड़ी एग्जाम में इतना पता चलता है कि अपन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इतना उस टाइम दिमाग में नहीं आता एग्जाम में। तो आपको ये दोनों रिजल्ट क्या करने हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और इसका सॉल्यूशन कैसे किया, पहले इसका अवकलन कर दिया मैंने, अवकलन करने के बाद में इसको जी के एल से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा दी और इसको सॉल्यूशन कर लिया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब आता है मेरे पास में एसोसिएटेड टेंसर। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग वी गेट एसोसिएट टेंसर। यानी एसोसिएट टेंसर का मतलब ये है कि किसी कॉन्ट्रावेरिएंट को अपन कोवेरिएंट में ले जाएं या कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट में ले जाएं। इंडेक्स को अपन चेंज कर दें कि जो कॉन्ट्रावेरिएंट है उसको कोवेरिएंट में ले जाए या कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट में ले जाए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव टेंसर। किसी से भाई किसी भी टेंसर में मान लो कोई कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स है, उसको अपन कोवेरिएंट इंडेक्स में ले आते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एसोसिएटेड टेंसर। तो जैसे ये किसके बराबर होता है, यदि मान लो यहाँ पे डॉट लगा रखा मैंने, इस डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास में कोई ना कोई नीचे से कोवेरिएंट टेंसर आएगा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में। तो अब मैं इसको आर को ऊपर लेके गया, तो यहाँ से ये हो गया जी आई आर इंटू ए आई जे के और एल एम। जहाँ पे जी आई जे आर है वो क्या है, फंडामेंटल टेंसर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एसोसिएट टेंसर का। ऐसे ही मैंने यहाँ ऊपर लेके गया, वैसे लोअर कर सकता हूँ, यहाँ डॉट लगा रखा है, इसका मतलब मेरे को कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है वो किस में लेके आना है, कोवेरिएंट में। तो कोवेरिएंट में लेके आऊंगा तो ऊपर क्या कर दूंगा मैं, जी आर एल से गुणा करके, और ये जो अपने पास में ऊपर से अपने पास में एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को मैं ले आया कोवेरिएंट इंडेक्स। ऐसे कैलकुलेशन आप ये कर सकते हो, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड टेंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जी आई जे और जी आई जे ये दोनों एसोसिएटेड टेंसर भी हैं और कॉन्जुगेट टेंसर हैं आपस में। तो जो जी आई जे है इसका एसोसिएटेड टेंसर क्या है, जी आई जे, यानी ये तो दोनों क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट है, और ये कैसे हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, और ये कॉन्जुगेट टेंसर भी है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए अल्फा इंटू डी जे अल्फा बीटा बराबर इसके होगा। तो देखो अपने अभी जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा था डी जी आई एल जे एल इसके बराबर आ रहा था। अब इसको मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, ए जे एल से, ए जे एल से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद में डमी इंडेक्स थे तो मैंने उसमें क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और क्रॉनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर लिया, तो अपने पास में ये आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो देखो आपको चेंज करना, डमी इंडेक्स को चेंज करना, कहाँ से क्या मल्टीप्लाई करना है, ये तो प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं, या तो आपको पूछा कि सिमेट्रिक कौन सा है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कितने होते हैं, और बस यही नॉर्मल, इसकी रैंक कितनी है, किसी भी आप टेंसर को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के डिफरेंस के समेशन के रूप में, सम के रूप में लिख सकते हो। तो जी आई जे क्या है, फंडामेंटल टेंसर है, उससे आप मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, तो ये चीज़ें अभी एग्जाम में पूछी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे। अब एक दूसरा आता है परमुटेशन सिंबल ई आई जे के, ये 3 ऑर्डर का आता है। तो ये 0 होता है जब कोई भी दो बराबर हो जाए, 1 होता है जब इनका साइक्लिक परमुटेशन यानी क्लॉकवाइज हो, और -1 होता है जब एंटी साइक्लिक परमुटेशन हो। अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास में 1 2 3 हो, अब इसका फिर या 2 2 3 1 हो या 3 1 2 हो, यानी साइक्लिक क्रम क्या रहे सेम, तब तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। और जैसे मैंने इसको लिख दिया 1 3 2, तो साइक्लिक क्रम चेंज हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। और ये जो अपने पास में एक परमुटेशन जो टेंसर होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है कि ई आई जे बराबर किसके होता है, रूट जी इंटू ई आई जे के, जहाँ पे रूट जी क्या होता है, फंडामेंटल टेंसर। और दूसरा अपने पास में कॉन्ट्रावेरिएंट जो टेंसर होता है ई आई जे के, वो किसके बराबर होता है, 1/√g ई आई जे के। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं कि जो परमुटेशन टेंसर में कोवेरिएंट टेंसर होता है वो तो होता है √g इंटू ई आई जे के, और जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होता है 1/√g इंटू ई आई जे के।
इसके बराबर होता है। और ये इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ई आई जे के होता है वो किसके बराबर होता है, जी आई एल इंटू जी जे एम इंटू जी के एन इंटू ई एल एम एन। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। अब आते हैं लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक, वो है क्रिस्टोफल सिंबल्स। कि फर्स्ट काइंड का जो अपने पास में क्रिस्टोफल सिंबल होता है उसको अपन लिखते हैं आई जे डेस के। तो ये किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू डेल जी आई के इंटू डेल एक्स जे। यानी देखो सबसे पहले आई और जे दो हैं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अपन ने इसका क्या कर रखा है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यदि नीचे जे आ गया तो ऊपर क्या आएगा, बाकी दो बच गए वो आई के। अब आई के लिखो या के आई लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जी होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक टेंसर होता है इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। तो आई के लिखो या कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे आई लिख दिया तो ऊपर बच गए वो आ गए। ऐसे नीचे अगर अपन ने जे लिख दिया तो ऊपर जो बच गए वो आ गए, और माइनस जो कोमा लगा के लिखा हुआ है के, उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सारे जो ऊपर दो बच गए। ये होता है फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल। और एक होता है सेकंड टाइप का, उसको अपन लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस एल इंटू एल। ये तो हो गया अपने पास में कॉन्ट्रावेरेंट में, और नीचे हो गया आई जे। ये किसके बराबर होता है, जी एल के इंटू फर्स्ट काइंड का आई जे के, इसके बराबर होता है। अब फर्स्ट काइंड का ये आई जे के की वैल्यू अपन इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये गुणा कर देंगे अपने पास में इसको फंडामेंटल टेंसर से। या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों फॉर्मूले आपको इस क्रिस्टोफल सिंबल में ध्यान में रखने हैं, इसके अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन करेंगे। ये सिंबल होते हैं, ये एक सिंबल है, कोई टेंसर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ये क्रिस्टोफल सिंबल है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टेंसर हो। और ये दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आई जे। तो ये भी एक बार अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो टेंसर होते हैं वो आई और जे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो शायद पहले लेक्चर में आया हुआ है कि आई और जे के रिस्पेक्ट में ये जो क्रिस्टोफल सिंबल होते हैं वो किस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सिमेट्रिक। तो ये जो पहले लिखे हुए होते हैं ना आई और जे, ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं आई और जे, इसके रिस्पेक्ट में होते हैं। और यहाँ पे ये नीचे लिखे हुए होते हैं आई जे, यानी जहाँ पे दो इंडेक्स साथ में लिखे हुए हैं उनके रिस्पेक्ट में ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिक। और ये देख ही सकते हो आप, इसमें आप आई और जे वाला टर्म पहले लिख दो या बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों प्लस का साइन है। तो जैसे आप इस टर्म को पहले लिख दो या बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसमें है, आई जे को आप इंटरचेंज कर दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसको एल आई जे लिखो या एल जे आई लिखो, दोनों बराबर है। तो ये सिमेट्रिक होता है किसके रिस्पेक्ट में, आई और जे के। अब इसकी चार प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है कि आई जे एम बराबर होता है जे एल एम इंटू एल आई जे। तो आपको पता ही है कि जो एल आई जे है वो किसके बराबर होता है, जी एल के इंटू आई जे इंटू। अब ये क्रोनिकल डेल्टा के बराबर हो गया, क्योंकि एल डमी इंडेक्स है तो क्रोनिकल डेल्टा के एम के बराबर। अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब के और एम दोनों क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से मैंने बराबर लिखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या रखेंगे, एम के बराबर रखेंगे, के की वैल्यू एम के बराबर रखेंगे, तो ये इसके बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम के बराबर आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपने इसका फॉर्मूला लगा दिया और फिर क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टी लगा दी तो उससे आपके पास में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा अपन इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास में फर्स्ट ग्रेड में कि डेल जी आई के अपॉन डेल एक्स जे। तो ये तो दोनों का फर्स्ट जो काइंड के अपने पास में क्रिस्टोफल सिंबल है, दोनों की फॉर्मूले लिख दिए। और फिर आपको पता ही है कि जी आई के और जी के आई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो जी आई जे है ये क्या होता है, सिमेट्रिक टेंसर होता है। या जी आई लिख दो, ये सिमेट्रिक होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप देखो यहाँ से कट जाएंगे दो टर्म, तो बाकी जो बच्चे उसका मैंने लिख दिया, जोड़ बाकी करें सिर्फ, तो ये इसके बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर क्रोनिकल डेल्टा को सॉल्व कर लीजिए, तो अपने पास में ये आ जाएगा अगर आप देखना चाहो तो। सेम ऐसे ही ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है कि आई आई जे है वो किसके बराबर होता है, 1/2 जी इंटू डेल जी एक्स आई। या इसके बराबर होता है, या इसके जी पॉजिटिव है तो इसके बराबर होता है, और जी नेगेटिव है तो ये इसके बराबर होता है। ये आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो। अभी तक एग्जाम में तो इनसे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन यही आया है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये अपने पास में एग्जाम में आया हुआ है। बाकी ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, इस सारे फॉर्मूले लगाओगे और कैलकुलेशन करोगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे आई जे वाली है तो इसमें आप पहले प्रॉपर्टी लगाओगे कि आई इंटू भाई फर्स्ट काइंड वाले की प्रॉपर्टी लगाओगे, फिर इसके बाद में उसका अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट आप करोगे, तो ये अपने पास में इनके बराबर होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप इस टर्म का, तो वो उसके बराबर आ जाएगा।
तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं इसकी, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे मान लो पहले ये मेरे को ये दे रखा है, अब तो ये दे रखा है तो मेरे को यहाँ से मेरे को सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन करके मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी, G11, G12, G13, G इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालते हैं, ये अपन ने अभी क्वेश्चन करे हैं खूब सारे। तो यहाँ से देखो ये ds स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ds स्क्वायर किसके बराबर होता है, GIJ इंटू DXI के बराबर होता है। तो देखिए पहले मैं अपन आई बराबर जे रख दिया तो ये किसके बराबर हो गया, G11 के, तो इसका गुणांक कितना है 1, तो G1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब dx स्क्वायर का गुणांक है तो ये क्या हो गया G22, और ये dx क्यूब का है ये G33, बाकी सारे कितने हो गए 0। और आई जे के ये फॉर्मूला होता है अपन को पता है फर्स्ट काइंड का। अब इसमें देखो ये जो अब 331 की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ने मेरे को आई जे की जगह मैंने क्या लिख दिया 331, तो ये रखा। तो देखो ये पहली जो टर्म आई उसमें अपने पास में आई के यानी 3 और 1 आया। अब 3 और 1 की वैल्यू कितनी है 0 है। अब 1 3 आया उसकी भी वैल्यू कितनी है 0 है। अब फिर ये आया अपने पास में G33 की वैल्यू कितनी है x1 का स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब उसका अपने को क्या करना है डेरिवेटिव करना है एक्स के का मतलब के की जगह कितना है 1, यानी x1 की रिस्पेक्ट में। अब x1 के रिस्पेक्ट में इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे तो x1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x1 हो गया। अब 2x1 से नीचे 2 से 2 कट गया तो ये किसके बराबर आ गया -x1 साइन एक्स स्क्वायर, यानी सीधा फॉर्मूला लगाया और उसमें वैल्यू रख दी बस, तो आपके पास में ये आ जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये क्रिस्टोफल सिंबल का क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए वीएन इन सच दैट GIJ फॉर AIJ सो दैट, तो ये अपने को शो करना है। तो देखिए ये 4 अपने पास में है, ये अपने को इनमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे मेरे को तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपने को पता है LIJ है वो किसके बराबर होता है GL के, सेकंड काइंड का ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को यहाँ पे L की जगह क्या रखना है आई रखना है, L की जगह आई रख दिया, तो L की जगह आई रखा तो मेरे पास में ये आ गया GIK इंटू IJ इंटू आई, ये आ गया। फिर मैंने इसमें फर्स्ट काइंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया GIJ इंटू भाई मैंने के की जगह वैल्यू रख दी यहाँ से, तो ये मेरे पास में IK इंटू IJ इंटू ये वैल्यू आ गई। अब इसमें मैंने इस फर्स्ट का क्या लगा दिया फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया तो ये अपने पास में ये आ गया 1/2 GII इंटू डेल GI बटा डेल XI, क्योंकि बाकी सारे देखो किस में दे रखा आपको कि ये IJ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तब तो 0 है, सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप का है तभी GIJ है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। कब, जब I और J इक्वल नहीं, तो बाकी सारों में 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आई यानी I और J दोनों बराबर होंगे उस केस में बचेगी। तो ये आ गया 1/2 GII इंटू डेल GII अपॉन डेल XI। अब इसकी वैल्यू आपने लिखा तो ये हो गया 1/2। अब देखो अपने को पता ही है कि ये जो कॉन्जुगेट होते हैं तो ये GII है वो किसके बराबर होता है 1/GII, यानी जो G का जो कॉन्ट्रा वेरिएंट होता है वो किसके बराबर होता है 1/G कोवेरिएंट टेंसर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी और ये लगा दी, तो ये किसका डिफरेंशिएट है XJ के रिस्पेक्ट में log GLI का, यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। तो ये अपने पास में इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टी को, कुछ नहीं, अब देखो देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन क्या इसमें फॉर्मूला लगाया है। अब फॉर्मूला लगाने के बाद में डिफरेंशिएट करना तो आपको आता ही, कुछ नहीं करना होता, बस पहले क्वेश्चन में अपने को GIJ की वैल्यू फाइंड करनी होती है सारी, ये सारी मिल जाती है, तो उसके बाद में अपने को फॉर्मूला लगाना होता है और उनमें ये वैल्यू रख देनी होती है बस। और फिर ये फॉर्मूला लगाना होता है कि कॉन्जुगेट का अगर अपने को कॉन्ट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट में करना है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए बस। अब ये है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, जिसका अपन को रिजल्ट है वो सीधा ध्यान में रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ इसके बराबर होता है। तो ये दिखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो ध्यान रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि अपने कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर किया तो अपने पास में फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो इसके बराबर होती है। और एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, तो उस केस में ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे ये डेल स्क्वायर एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एल इंटू डेल एक्स बार एम, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ये 0 हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी दोनों में। तब उस केस में अपने पास में इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन लो है वो इसके बराबर होता है, क्योंकि सेकंड पार्ट कितना हो गया 0, ये ध्यान में रखना। एक ये फॉर्मूला है तो ये ध्यान रख सकते हो तो रख लो कि इसके जैसे अपने पास में ये सेकंड वाला जो है ये वाला फर्स्ट, इसके अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स आर इंटू डेल एक्स बार पी से, तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक बड़ा सा फॉर्मूला है, इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है। अब आता है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। तो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है
कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने लगा रखा है डैश, इसका मतलब क्या है कि मेरे को किसका करना है, नीचे क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर का अपने को डिफरेंशिएट करना है, किसका, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का। कौन सा, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, तो ये इसके बराबर आ गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर के रिस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो ये देखो नीचे डैश लगा रखा है, इसका मतलब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और यदि सेकंड ऑर्डर के टेंसर का करना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रख सकते हो। तो ये एक बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ ही है, ये वाला कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूले तीनों आपको ध्यान में रखने, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी तक टेंसर में से आया तो वो डायरेक्ट ज्यादातर रिजल्ट ही आए। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट और आउटर और इनर ऑफ द टू टेंसर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू टर्म obtained by the product outer or inner of the each tensor with covariant derivative of the other tensor। यानी ये कह रहा है कि अपने पास में कोई भी दो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, वो किसी भी दो टेंसर के प्रोडक्ट का करते हैं अपने पास में, तो वो सम होता है किसका, टू टर्म्स ऑब्टेन बाय द प्रोडक्ट ऑफ आउटर और इनर ऑफ ईच टेंसर विद कोवेरिएंट डेरिवेटिव। यानी ईच का अपन क्या कर देंगे, कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर देंगे, और उनका क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, तो उसके बराबर होता, फिर उसका सम के बराबर होता है। तो ये थ्योरम है, कोई बाकी ऐसा कुछ काम की नहीं है ज़्यादा। ये थोड़ी चीज़ काम की है कि दो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द इनवेरिएंट इज द सेम एज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा, स्केलर, स्केलर का तो सामान्य जो अपन डेरिवेटिव करते हैं उसी के बराबर होता है। ये आपको रिचीज थ्योरम, रिचीज थ्योरम ये कहती है कि जो अपने फंडामेंटल टेंसर्स है इनका अपन कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो करते हैं वो कितना होता है, जीरो। जैसे जी आई के का भी कर दीजिए, या जी आई का के कर दीजिए, या डेल्टा, ये तीनों जो फंडामेंटल टेंसर हैं इनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। और ये अपने पास में जो एप्सिलॉन होता है, परमुटेशन जो टेंसर होता है, इसका भी अपने पास में कोवेरिएंट डिफरेंशिएट करते हो वो कितना होता है, जीरो। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसका कोवेरिएंट फंडामेंटल टेंसर और जो परमुटेशन टेंसर है इनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जीरो होता है, बस। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लो इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये ए आई जे, अब ये क्या कर रहा है, एल की जगह जे कर रहा है, तो मैं एल की जगह जे रख दूंगा, जे रखूंगा तो ये इसके अंदर एल की जगह जे रख दीजिए। फिर इनको फर्स्ट का अपन सेकंड काइंड के हैं, इनकी वैल्यू निकालना जानते ही हैं, तो वैल्यू निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो देखो टाइम से तो होने नहीं है, काफ़ी टाइम भी लगेगा, और ए आई जे में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है ज़्यादातर। अभी तक आप पूछा तो वो यही पूछा है जो कि फंडामेंटल टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो। या अपन को पूछा है तीनों फॉर्मूले जो अभी अभी बताए थे कि ये तो होता है अपने पास में कोवेरिएंट का, और ये होता है कॉन्ट्रावेरिएंट का, और ये मिक्स टेंसर का। तो अभी तक ये फॉर्मूले ही सीधे पूछे गए हैं एग्जाम में, बाकी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है नहीं पूछा गया। अब देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 में तो आया था कि आई जे इंटू के और के जे इंटू आई, इसकी अपने को क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो दोनों डेफिनेशन लगा दीजिए और उसको सोल्व करेंगे, तो अभी अभी अपने वैल्यू निकाली है, प्रॉपर्टी पड़ी थी दूसरी, तो इसके बराबर आ जाएगी। ये 2011 में आया था। और कोई भी सिमेट्रिक डिफरेंस है दो ऑर्डर का, तो उसमें अधिक से अधिक कितने घटक हो सकते हैं, तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ाई था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये 2013 में आया था। सेकंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर को लिखा जा सकता है, तो आपको पता ही है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के रूप में लिखा जा सकता है, 2015 का क्वेश्चन है। अब आता है जी आई जे का कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है, तो अभी बताया था फंडामेंटल टेंसर का जीरो होता है, तो ये 2018 क्वेश्चन है। 2022 में ये आया था, तो अपने को ये क्रिस्टोफर सिंबल की वैल्यू निकालनी थी। देखो सबसे पहले इसमें G11 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, G22 की वैल्यू कितनी हो गई, G। अब अपने पास में आपको पता ही है कि GIIJ, भाई इसकी जो अपने पास में फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा दीजिए, और उसमें फिर आई जे और के तीनों को बराबर रख दीजिए, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/2 डेल GII अपॉन डेल XI के। अब देखो आप करेंगे तो G11 तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव तो कितना हो गया, जीरो। अब G22 का डेरिवेटिव करेंगे अपन टू के रिस्पेक्ट में, तो वो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू डेल जी अपॉन डेल एक्स टू के बराबर। अब अपन जी का डेरिवेटिव करेंगे, ये ऑप्शन में सीधा यही दे रखा था, तो यही इसका आ जाएगा 2022 का। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था इसमें बस। फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में अपने को फर्स्ट काइंड का था, फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, और यहाँ पे G1 और G22 की वैल्यू थी, G1 कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, G22 का कर दिया आपने, तो ये हो गया डेल जी अपॉन डेल एक्स टू के रिस्पेक्ट में। अब x2 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि दो बार डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब ये है कि x2 के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे x2 लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब है कि x2 के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब g है वो x2 का फंक्शन है, तो इसका कुछ ना कुछ डेरिवेटिव आएगा, और यदि x2 का फंक्शन नहीं होता तो जीरो आ जाता।
ये अपने पास में डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला कि अपने पास में किसी भी कॉन्ट्रा वेरिएंट का कैसे निकालते हैं, ये अपने पास क्वेश्चन आया था। और ये एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर याद रख सकते हो, ये किसी कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन कि कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। आर्बिट्रेरी कोई भी कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर है और कि ये यदि क्वांटिटी है वो इनवेरिएंट है, तो जो सी आई जे प्लस सी जी आई है वो हमेशा कोवेरिएंट टेंसर होता है सेकंड ऑर्डर का। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपना टेंसर खत्म हो जाता है। बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक।